हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विदेश नीति के मामले में दुनिया में भारत की कमाई हुई साख को केवल अपनी लोकप्रियता दिखाने के लिए ही मिट्टी में मिला दिया है। यह साफ दिखाई दे रहा है। और आप जानते हैं कि मोदी कल ही इजराइल के 2 दिन के दौरे से वापस लौटे और उनके आते ही आज इजराइल और अमेरिका ने मिलकर ईरान पर हमला बोल दिया। ट्रंप ने ईरान को दुनिया का सबसे खतरनाक देश बता दिया है। तो अब सवाल मोदी के सामने है कि क्या वो ट्रंप की बात से सहमत हैं? अगर सहमत हैं तो क्या वो कहेंगे कि ईरान सचमुच खतरनाक देश है? क्या इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने ईरान पर हमला करने के बारे में नरेंद्र मोदी को कुछ बताया था? क्योंकि मोदी और नेतन्याहू ने अपनी करीबी दोस्ती तो पूरी दुनिया को दिखाई है, लेकिन साफ नजर आ रहा है कि उसका मकसद फलस्तीन और ईरान जैसे देशों को चिढ़ाना है। अब नेतन्याहू इन देशों से भले कट्टर दुश्मनी निभाएं, लेकिन भारत तो इसका पुराना दोस्त रहा है। चाहे वो फलस्तीन की बात हो, चाहे ईरान की बात हो, इन दोनों का पुराना दोस्त रहा है भारत। पहलगाम हमले के वक्त ईरान ने खुलकर भारत का साथ दिया था, जबकि ऑपरेशन सिंदूर को जायज ठहराने के लिए मोदी को कई देशों में अपने प्रतिनिधिमंडल भेजने पड़े थे। आपको याद होगा, अलग अलग प्रतिनिधिमंडल भेजा गया था, जिन देशों ने भारत की मुश्किल घड़ी में हमारा साथ दिया। अब इजराइल और अमेरिका उन्हें ही भारत से दूर कर चुके हैं और यह देखना दुखद है कि मोदी भी इसमें सहमत दिख रहे हैं। उन्हें उन लाखों भारतीयों की परवाह नहीं होती जो इस समय खाड़ी देशों में इस युद्ध में फंसे हुए हैं। राहुल गांधी ने इस पर मोदी सरकार से बड़ी मांग करते हुए आज सोशल मीडिया पोस्ट लिखा है। उन्होंने लिखा है कि अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच तेजी से बढ़ते तनाव बेहद चिंताजनक हैं। मध्य पूर्व में हर भारतीय नागरिक की सुरक्षा हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। मैं भारत सरकार से आग्रह करता हूं कि वह हमारे लोगों की सुरक्षा के लिए तत्काल और सक्रिय कदम उठाए। ये कहना है राहुल गांधी का, यानी मैं भारत सरकार से आग्रह करता हूं कि वो हमारे लोगों की सुरक्षा के लिए तत्काल और सक्रिय कदम उठाए। राहुल गांधी की इस मांग को नरेंद्र मोदी सुनते हैं या नहीं सुनते हैं ये तो पता नहीं, क्योंकि उन्हें तो केवल मोदी मोदी सुनना अच्छा लगता है। और विदेश में ऐसे नारे लगें तो उनके लिए यही फूल कर कुप्पा होने वाली बात रहती है। आप जानते हैं, मोदी 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 मोदी। वैसे मोदी मोदी सुनकर भी मोदी को कांग्रेस का सामना करने की हिम्मत क्यों नहीं आती, यह बात समझ से परे है। अब तो शायद कांग्रेस से उनका डर इतना बढ़ गया है कि वो कांग्रेस को आईएनसी यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस की जगह एमएमसी कहने लगे हैं। जी हां, मुस्लिम लीग माओइस्ट कांग्रेस, यानी कांग्रेस अब एमएमसी बन गई है। और यह बात आज मोदी ने राजस्थान में कही है। उनके पास कांग्रेस के सवालों का शायद यही जवाब है, लेकिन मोदी के लिए परेशान होने वाली बात यह है कि अब सवाल केवल कांग्रेस से नहीं, बाकी दलों से भी उठने लगे हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने ईरान पर हमले को लेकर मोदी सरकार से जो कुछ कहा है, आइए जरा सुनिए असदुद्दीन ओवैसी साहब को सुनिए। अगर वजीर आजम का एयरक्राफ्ट मीडियर में होता और इस तरह का हमला होता तो फिर इसका जिम्मेदार कौन होते? और वजीर आजम को, प्रधानमंत्री को देश को बताना है कि क्या नेतन्याहू ने उनको ये बताया था कि इजराइल ईरान पर हमला करने वाला है? और अगर बताया था तो फिर वजीर आजम को चाहिए था कि वो फौरन, प्रधानमंत्री को चाहिए था कि फौरन अपना इजराइल का दौरा खत्म करके देश को वापस आते। मैं इसलिए कह रहा हूं कि अटल बिहारी वाजपेयी 1979 में चाइना गए थे और जब वियतनाम पर हमला हुआ, अटल बिहारी वाजपेयी वापस आ गए देश को। और अगर इजराइल ने नहीं बताया कि वो यूएस के साथ मिलकर ईरान पर हमला कर रहा है, तो फिर ये तो इजराइल ने हमको धोखा दिया। देश के 133 करोड़ जनता को इजराइल ने, भारत की, धोखा दिया है, बिट्रे किया है। उन्होंने प्रधानमंत्री के विजिट को इस्तेमाल किया है ईरान पर अपने एक वल्गर अटैक के लिए, और उन्होंने प्रधानमंत्री के विजिट को इस्तेमाल किया है ईरान पर हमला करने के लिए। और जो जेनोसाइड उन्होंने फलस्तीनियों का किया है गाजा में, उसको कवर अप करने के लिए। और तीसरा, उसमें मैसेज ये जाएगा कि भारत
ईरान के साथ नहीं खड़ा है, भारत इजराइल के साथ खड़ा है। और भारत को क्या हासिल हो रहा है इस हमले से, बताइए कुछ फायदा? तो यह साफ साफ पूछ रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी कि भारत को क्या हासिल हुआ। ओवैसी कह रहे हैं कि नेतन्याहू ने भारत को धोखा दिया है। यह साफ साफ यहां अभी आपने सुन लिया। वहीं महबूबा मुफ्ती पीडीपी चीफ, उन्होंने तो एक पोस्ट में ईरान की रक्षा की प्रार्थना अल्लाह से कर दी है। उन्होंने कहा है, पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि एक ऐसा राष्ट्र जो लंबे वक्त से मुस्लिम जगत की एक सशक्त आवाज रहा है, अपनी अटूट आस्था और दृढ़ विश्वास से शक्ति प्राप्त करता है, कोई भी मिसाइल या संकट इसकी संप्रभुता को खत्म नहीं कर सकता और न ही इसके मनोबल को तोड़ सकता है। अल्लाह ईरान को अपनी सुरक्षा प्रदान करें, उसके लोगों को साहस और धैर्य प्रदान करें और उसके सर्वोच्च नेता अली खामनेई को ताकत दें और सही राह दिखाएं। ये बात यहां इंग्लिश में उन्होंने कही है, हिंदी में आपके सामने रख रहा हूं। ये महबूबा मुफ्ती का कहना है। वहीं कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने ईरान पर हुए हमले को लेकर मोदी सरकार को घेरा है। पवन खेड़ा ने क्या कुछ कहा, जरा देख लीजिए, सुन लीजिए। यहां पर पवन खेड़ा कह रहे हैं कि मोदी के मित्र बेंजामिन नेतन्याहू ने अब भारत के पुराने मित्र ईरान पर हमला बोल दिया है। देखिए, मोदी के मित्र कोटेड अनकोटेड, बेंजामिन नेतन्याहू ने अब कोटेड भारत के पुराने मित्र ईरान पर हमला बोल दिया है। मोदी के लौटने के महज 2 दिन बाद यह घटना घटी है। रूस यूक्रेन युद्ध को रोकने के बारे में इतनी बयानबाजी करने के बाद मोदी ने अपनी इजराइल यात्रा का इस्तेमाल इजराइल और ईरान के बीच तनाव कम करने के लिए क्यों नहीं किया? या इससे भी बुरा, क्या वो इस युद्ध का समर्थन करते हैं? सवाल तो बहुत बड़ा है कि क्या वो यानी नरेंद्र मोदी इस युद्ध का समर्थन करते हैं जो अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर किया है? क्या उसका समर्थन करते हैं नरेंद्र मोदी? तो अब मोदी को बताना है कि क्या वो ईरान पर हमले का समर्थन करते हैं या भारत के हितों को पहले रखते हैं और इस युद्ध के बारे में इजराइल और अमेरिका के सामने नाराजगी जताते हुए अपनी दूरी बनाते हैं। यह देखना होगा। अगर मोदी भारत की पारंपरिक विदेश नीति पर चलें तो उन्हें कायदे से इस समय गुटनिरपेक्षता को ही बढ़ावा देना चाहिए। लेकिन मोदी तो खुलकर गुटबाजी करने में लगे हुए हैं। आज भी उन्होंने अमेरिका से हुई ट्रेड डील को फायदे का सौदा बताया है। लेकिन कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने तो मोदी का नाम ही बदल दिया है। उन्होंने क्या कुछ कहा है, जरा सुन लीजिए। मोदी का नाम बदलते हुए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे क्या कह रहे हैं, सुनिए। ये नरेंद्र मोदी जी, ये तो सरेंडर मोदी है। क्या है ये? नरेंद्र मोदी सरेंडर मोदी। किनके सामने सरेंडर है? ट्रंप के सामने सरेंडर है। वहां तो सर झुका रहे हैं, नाक रगड़ रहे हैं। जो ट्रंप कहता है वो सुनते हैं, जो ट्रंप कहता है वो करते हैं और एक ऐसा देश को बेचने का काम कर रहे हैं। हमको फिर से गुलामी में रखने का काम ये कर रहे हैं। हमारे लोगों को फिर बॉन्डेड लेबर में रखने का काम नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं और उनकी बी टीम भी उनके साथ फॉलो कर रही है। तो उनकी बी टीम की बात भी कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी का नाम बदलते हुए इन्होंने सरेंडर मोदी कर दिया, सरेंडर मोदी। और क्या कर रहे हैं वो बता रहे थे यहां मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष और राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष। वहीं राहुल गांधी, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष, वो क्या कह रहे हैं? उन्होंने जो कुछ कहा है जरा यहां आपके सामने रखता हूं, सुन लीजिए जरा। कह रहे हैं राहुल गांधी, सुनिए जरा। राहुल गांधी की बाइट को ले आइए स्क्रीन पे, बहुत महत्वपूर्ण है। और राहुल गांधी के अलावा कांग्रेस पार्टी और तमाम दूसरे दलों के, सुनिए जरा राहुल गांधी को पहले। मतलब मैंने पार्लियामेंट में कहा था कि एक हाथ यहां है, दूसरा हाथ यहां है। एक हाथ मैंने आपको बताया एप्स्टीन की फाइल, दूसरा हाथ बताता हूं। बीजेपी ने पिछले 10-15 साल में अपना पूरा का पूरा फाइनेंशियल सिस्टम अदानी जी की कंपनी में डाल दिया है। समझिए,
अदानी नॉर्मल कंपनी नहीं है, अदानी स्पेशल पर्पस व्हीकल है। किसकी? बीजेपी की। जो भी पैसा बनता है वो सारा का सारा अदानी के पास जाता है और फिर वो पैसा राजनीति में प्रयोग किया जाता है। हजारों शेल कंपनियां हैं। भाइयों और बहनों, अमेरिकनों ने अदानी जी पर क्रिमिनल केस लगा दिया है। पहला हाथ एप्स्टीन, दूसरा हाथ अदानी पर क्रिमिनल केस और बीच में नरेंद्र मोदी का गला। पहला हाथ एप्स्टीन, दूसरा हाथ अदानी का केस और बीच में नरेंद्र मोदी का गला। तो मोदी सरकार के गले को किस तरह दबाया जा रहा है, यह बात आज फिर से राहुल गांधी ने कही है। ईरान पर हमला और इसमें मोदी सरकार की उलझन भी देश देख ही रहा है और यह सब इसीलिए है क्योंकि अमेरिका के खिलाफ खुलकर बोलने की हिम्मत नरेंद्र मोदी नहीं दिखा रहे हैं। ऐसे में नुकसान देश के लोगों का हो रहा है, हम भारतीयों का हो रहा है। ईरान ने भी मिडिल ईस्ट के देशों में बने अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर जो हमला बोला है उसमें लाखों भारतीयों के लिए तो खतरा है ही और साथ ही हॉर्मुज स्ट्रेट यानी हॉर्मुज जल डमरू मध्य से अब तेल का आना बंद होगा तो इससे देश में तेल महंगा होगा और हर तरह से महंगाई बढ़ेगी। तेल का महंगा होना मतलब देश में महंगाई का बढ़ना, यह भी दिख रहा है। अमेरिका के फायदे के लिए देश का नुकसान मोदी करवा रहे हैं। यह सब किसे बचाने के लिए और किस कीमत पर, आज इसकी चर्चा जरूरी है। उधर ईरान और ईरान पर हमला अमेरिका इजराइल की तरफ से, ईरान ने पलटवार किया, ईरान का साथ देते हुए और भी कई देश यहां सामने आ गए। क्या यह थर्ड वर्ल्ड वार की तरफ जा रहा है? हम पूरी दुनिया जा रही है। आपने देख लिया कि पिछले 3 दिनों से अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच युद्ध चल रहा है, जंग चल रही है। उधर रूस और यूक्रेन के बीच 4 साल हो गए, इसी 24 फरवरी को 4 साल पूरे हो गए जंग के और एक जंग की शुरुआत इधर हो गई ईरान के साथ। और लेकिन इस बार ईरान ने अभी से थोड़ी देर पहले कहा है कि अभी तक हमने जिन मिसाइलों का इस्तेमाल किया है वो तो हमारे कबाड़ थे, वेस्टेज, लेकिन अब जब हम निकालेंगे अपने ओरिजिनल तो फिर हिल जाएगी दुनिया, हिल जाएगा इजराइल और हिल जाएगा अमेरिका। क्या हम तीसरे विश्व युद्ध में जा चुके हैं? इसके बाद कगार की बात करना शायद ठीक नहीं होगा। तीसरा विश्व युद्ध, क्या हम उसकी तरफ ऑलरेडी बढ़ चुके हैं, उसमें घुस चुके हैं? चलिए इन सब पे चर्चा करेंगे, लेकिन इन सब के बीच भारत की क्या नीति होनी चाहिए? भारत की रणनीति जो है वो नरेंद्र मोदी की विदेश नीति, नरेंद्र मोदी की जो इंटरनल रणनीति है, सियासी रणनीति, उस पर क्यों सवाल उठ रहे हैं, इसकी चर्चा जरूरी है। हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, उन सबसे पहले आपका परिचय करवाता हूं और फिर आगे बढ़ते हैं। इस वक्त हमारे साथ 3 वरिष्ठ साथी हैं। शकील अख्तर जी हैं, अमलेंदु उपाध्याय जी हैं और अंशु जी हमारे साथ हैं, अंशु नेथानी जी। आप तीनों का स्वागत है, इस्तकबाल है। स्वागत इस्तकबाल अब तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक आप सबका, जो अब तक जुड़ चुके हैं उनका भी, जो जुड़ने वाले हैं उनका भी स्वागत करता हूं। शकील जी, सबसे पहले आपके पास आना चाहता हूं। ईरान इजराइल युद्ध से ही शुरुआत करते हैं और इस पर सबसे पहले आपकी प्रतिक्रिया, देश में इसका क्या रिएक्शन हो रहा है, इसका क्या प्रभाव पड़ेगा हमारे देश पर, ये सारी चीजें आपकी जुबानी। स्थिति है राजीव जी, अचानक जिस तरह से ईरान के ऊपर हमला किया गया है और हम मौन हैं। भारत जो एक बहुत बड़ी ताकत है, अभी हमारे प्रधानमंत्री इधर आए हैं और उसके तत्काल बाद ये हमला क्या बताता है? कांग्रेस ने एक सही स्टैंड लिया है, उन्होंने इसकी निंदा की है, कड़े शब्दों में निंदा की है इस हमले की और सरकार से कहा है, मोदी सरकार से कहा है कि वह जो है, जो तनाव का माहौल है, ये जो शत्रुता का भाव है, ये जो हमला है, इसको खत्म करने के लिए कूटनीतिक कोशिश करे। लेकिन मोदी सरकार की तरफ से अभी किसी पहल का, किसी बयान का कहीं कोई मैसेज नहीं आया है। यह सबसे खराब बात है। खाड़ी देशों में भारत के सबसे ज्यादा इंटरेस्ट है।
भारत का सबसे ज्यादा आदमी जो है खाड़ी देशों में काम कर रहा है, वहां से विदेशी मुद्रा सबसे ज्यादा भारत आती है। कांग्रेस ने यह भी सवाल उठाया है कि वहां रह रहे भारतीयों की जीवन की सुरक्षा सबसे पहली प्राथमिकता है। उनकी सुरक्षा के लिए मोदी सरकार क्या कर रही है वो देश को बताए। स्थिति बहुत ज्यादा गंभीर है, क्योंकि मोदी सरकार जो है सीधे सीधे इजराइल और अमेरिका के साथ खड़ी दिख रही है। यह इससे पहले कभी नहीं हुआ। अभी जो असदुद्दीन ओवैसी बता रहे थे 79 का वियतनाम वाला, उस टाइम वाजपेयी जी जो थे विदेश मंत्री थे जनता पार्टी की सरकार में, और वो वापस आ गए थे। सही बात है, भारत ने कभी भी जो है इस तरह के हमलों का समर्थन नहीं किया। और आप जो भी बता रहे थे ऑपरेशन सिंदूर के समय ईरान ने हमारा समर्थन किया था। आप देखिए कि पाकिस्तान का सवाल जब जब आया, पाकिस्तान ने जब जब कश्मीर का सवाल उठाया, सारे के सारे गल्फ कंट्रीज भारत के साथ खड़े रहे। हमेशा ईरान हमेशा भारत के साथ खड़ा रहा। लेकिन इस नाजुक मौके पे हम जो हैं इजराइल के साथ खड़े दिख रहे हैं। ये बहुत ही खतरनाक स्थिति है। इससे पूरी दुनिया में गलत संदेश जा रहा है। इसी बात को राहुल गांधी ने बहुत अच्छी तरह समझा में कि ट्रंप ने किस आपका वीडियो डाउन हो रहा है शकील जी, आपका वीडियो डाउन हो रहा है। दोबारा आप, माफी चाहूंगा, आप दोबारा जरा जुड़िए शकील जी, दोबारा। हाँ, अभी ठीक है, अभी ठीक है। चलिए कोशिश करते हैं, प्लीज अपनी बात रखिए। हेलो जी। हाँ ठीक है जी। हेलो। हाँ, तो राहुल गांधी ने इस बात में बहुत अलग तरीके से और बहुत अच्छी तरह से समझाया है। राहुल ने कहा भारत का हाल क्या है, और भारत का नहीं है ये हाल, ये हमारे प्रधानमंत्री का हाल है। उन्होंने कहा, वो वीडियो आपने दिखाया भी, कि एक हाथ ट्रंप का मोदी की गर्दन पे है, उस हाथ में एपस्टीन फाइल है। और राहुल ने कहा इस एपस्टीन फाइल में मोदी जी आपका नाम है, ये बोला उन्होंने। और दूसरा हाथ अडानी के केस है, क्रिमिनल केस वो है। इन दोनों हाथों से उन्होंने आपका गला दबा रखा है। और अडानी का मतलब क्या है? अडानी का मतलब बीजेपी का जितना भी फाइनेंस है, बीजेपी का जितना पैसा है, वो अडानी की शेल कंपनियों में लगा है। शेल कंपनियां मतलब जाली कंपनियां, दूसरे नामों से चलने वाली कंपनियां जो चाहे डूब सकती हैं। तो बीजेपी और अडानी आज फाइनेंशियली पैसे के उस हिसाब में एक हो गए हैं। राहुल ने कहा नहीं, मगर ये बात बीजेपी के लोगों के भी समझ में आ रही है। अडानी का डूबना तो तय है, लेकिन अडानी के साथ साथ बीजेपी भी डूब जाएगी। राहुल ने आज ये बात बहुत साफ तौर पे कही है। तो ट्रंप के सामने आप कुछ नहीं बोल पा रहे। ट्रंप इजराइल के जरिए प्रॉक्सी हमला करवा रहा है ईरान के ऊपर, इसका मतलब उसमें आप भी साथ हैं। और अगर आप साथ हैं तो याद रखिए कि आपका जो अंतर्राष्ट्रीय मॉडल है, जो आपके अंतर्राष्ट्रीय संबंध हैं, जो आपके अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति है, वो सारी तहस नहस हो जाएगी। खाड़ी देश हमारे सबसे बड़े समर्थक हैं, वहां से हमें तेल मिलता है, वहां हमारे लोग रोजगार के लिए जाते हैं। और अगर वो खत्म हो गया तो हमें उसका बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा। ये समय बहुत ही खराब समय है, और इसमें जो आप विश्वगुरु कहते हो अपने आप को, ये आपका इम्तिहान है। विश्वगुरु की भूमिका क्या होती है? गुरु चुपचाप नहीं बैठ सकता, गुरु का एक रोल होता है, उसको हस्तक्षेप करना पड़ता है, उसे बात करना चाहिए इजराइल से और वहां के प्रधानमंत्री नेतान्याहू से कि भाई मैं अभी तुम्हारे पास था और तुमने हमला कर दिया। या तो इन्हें बताया गया था कि मैं हमला करने वाला हूं, और या नहीं बताया गया था। दोनों ही स्थितियां खराब है। अगर बताया गया था तो आपको तुरंत विरोध करना चाहिए था, और नहीं बताया गया था तो आज आपको कहना चाहिए कैसे दोस्त हो, मैं अभी तो तुम्हारे पास से आया। हमला इतना अचानक नहीं होता कि 24 घंटे पहले तुमने तैयारी नहीं की हो। तो ये स्थिति जो है बहुत खराब है। अगले उसमें हम बात करेंगे जो आज कांग्रेस का दौरा था बरनाला का, राहुल का और खड़गे का, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट दौरा था।
जो राहुल अपने किसान सम्मेलन कर रहे हैं, ये तीसरा किसान सम्मेलन था उनका। पहला भोपाल में, दूसरा केरला में, और तीसरा यहाँ पे। इसके बाद यवतमाल जाएंगे, वो महाराष्ट्र जाएंगे होली के बाद। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, लेकिन वो हम बाद में बताएंगे। जी राजीव जी। जी बिल्कुल, आता हूं दोबारा आपके पास। जरा अमलेंदु जी आपसे समझना चाहता हूं, ये पूरे घटनाक्रम में भारत कहां दिखाई देता है? अमलेंदु जी, अमलेंदु जी। जी राजीव, डिस्ट्रैक्ट हो गया था असल में अभी। अब राजीव जी, जो अभी सूचनाएं आ रही है ईरान की, इसको लेकर भारत सरकार जो है उसके ऊपर तो सवाल खैर उठ ही रहे हैं। पवन खेड़ा ने उठाया है और हम लोगों ने भी दिन में इसको लेकर सवाल पूछा था कि भाई भारत सरकार की इस पर क्या नीति होगी जब इस तरीके से हमला हो रहा है। लेकिन राजीव जी, ईरान जो है वो पलटकर जबरदस्त तरीके से इस समय वार कर रहा है, ये देखने में आ रहा है। अभी ईरान की सेना के एक जनरल हैं सरदार जब्बारी, उन्होंने अभी थोड़ी देर पहले, मुश्किल से 10 मिनट पहले, एक बयान जारी किया है और कहा है कि हमने अभी तक तो अपने पुराने हथियारों का प्रदर्शन किया है, ट्रंप साहब आप तैयार रहिए, अब आप हमारे नए हथियार देखेंगे, ये उन्होंने साफ तौर पर कहा है। इधर राजीव जी, जो खबरें आ रही हैं वो ये है कि ईरान पर जो हमले हो रहे हैं वो नागरिक जो ठिकाने हैं उन पर हो रहे हैं। एक स्कूल पर हमला हुआ जिसमें 30 जो है स्कूली छात्राएं, उनके हताहत होने की खबर है। लेकिन जो इधर से ईरान की तरफ से हमले हो रहे हैं, ईरान लगातार यूएस के जो मिलिट्री बेस हैं मध्य पूर्व में, खाड़ी देशों में, उन पर हमले कर रहा है। और बहरीन का तो एक वीडियो खूब वायरल हो रहा है राजीव जी, कि वहां जब ईरान की मिसाइल जाकर गिरी अमेरिका के एक सैन्य अड्डे पर, तो वहां लोग खुशी से नाचते हुए दिखाई दे रहे हैं और आवाजें लगा रहे हैं, मारो मारो मारो। तो ये राजीव जी आप समझ सकते हैं कि जो खाड़ी देश है वहां की सरकारें तो खड़ी हैं अमेरिका के साथ, लेकिन अवाम जो है वो खड़ा हुआ है ईरान के साथ। ऐसे में ये बात होती है कि भाई भारत सरकार का इस पर क्या रुख है, इस पर स्पष्ट बात आनी चाहिए। क्योंकि पहले भी जब बात था तब बात की थी, हमारे प्रधानमंत्री जी ने नेतन्याहू साहब से भी बात की थी और खामेनी साहब को भी कहा था कि भाई युद्ध रुकना चाहिए, इस तरह की बातें उस समय हुई थी। लेकिन इस समय भारत सरकार का क्या रुख है, इसको लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। और सवाल ये है कि आप जब इजराइल गए थे तो क्या आपको इस बात का अंदाजा नहीं था कि ये युद्ध भी हो सकता है? राजीव जी, जब ट्रंप लगातार धमकी दे रहे थे और कह रहे थे कि हम 10 दिन के अंदर कोई बड़ा फैसला लेंगे, तो उस 10 दिन के अंदर ही आप वहां जा रहे थे। तो आपकी इस नीति के ऊपर भी सवाल उठ रहे हैं कि आप ऐसे समय में वहां क्यों गए, और वहां जाकर आपने जो भाषण दिया है और आपके स्वागत में जो नेतन्याहू ने भाषण दिया, तो दोनों तरीके से आपने ये बताने की कोशिश की दोनों ने कि आप दोनों जो है वो एक दूसरे के साथ खड़े हुए हैं। तो ये राजीव जी एक तरीके से कहा जाए कि भारत सरकार की आधिकारिक विदेश नीति है, उसके खिलाफ जाकर नरेंद्र मोदी ने वहां जाकर भाषण दिया। मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी ने वहां व्यक्तिगत हैसियत से भाषण दिया, जो भी बातें उन्होंने कही भारत के प्रधानमंत्री के तौर पर नहीं कही, क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री के तौर पर अगर कही होती तो भारत सरकार का रुख राजीव जी उससे अलग होता है। तो ये एक सवाल उठ रहा है कि क्या नरेंद्र मोदी भारत सरकार से अलग कोई रुख अपना रहे हैं? क्या भारतीय जनता पार्टी कल को ये कह देगी ये तो उनकी व्यक्तिगत राय है? क्या सरकार जो है ये कह देगी ये नरेंद्र मोदी की व्यक्तिगत राय है? क्या इस तरह की बातें भी हो सकती हैं? क्योंकि पवन खेड़ा ने जो सवाल उठाया और आपने भी उनका वो दिखाया ट्वीट जो है कि भाई नरेंद्र मोदी के मित्र जो हैं नेतन्याहू, उन्होंने भारत के मित्र ईरान पर हमला कर दिया है। तो यहाँ राजीव जी बताने की कोशिश की गई है कि नेतन्याहू मोदी का मित्र है और ईरान जो है वो भारत का मित्र है, यानी मोदी के हित भारत के हितों से अलग है। सीधी सीधी बात राजीव जी ये बताने की कोशिश पवन खेड़ा का जो ट्वीट है वो ये करता है राजीव जी। तो मुझे लगता है कि ये अभी होगा और रात में देखना है राजीव जी, अभी रात में क्या स्थितियां बनती हैं और कितना ये जंग आगे बढ़ती है। क्योंकि अब कल ही जो है ईरान की जो नेवी है उसमें एक 30वां बेड़ा जो है वो शामिल हुआ है, वो कल ही समुद्र में उतरा है राजीव जी। और वहां जो एक इलाका है वहां बर्फबारी शुरू हुई, उस बर्फबारी के बीच वहां के जो नेवी के कमांडर, उसके एयरफोर्स के कमांडर हैं, उन्होंने हवाई जहाज लेकर उड़ान भरी। तो यानी ईरान भी तैयारी पूरी कर रहा, मतलब था, और उसे अंदाज था कि ये हमला हो सकता है। पिछली बार जो हमला हुआ था वो अचानक हुआ था राजीव जी, तो इसलिए ईरान की उस समय कोई तैयारी नहीं थी और इसलिए ईरान को उस समय काफी ज्यादा नुकसान हुआ था। आज स्थिति ये है कि जो ट्रंप साहब वेनेजुएला से वहां के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को उठाकर ले आते हैं और उस समय भी दावा कर रहे थे कि हमें मालूम है कि खामेनेई कहाँ छिपे हुए हैं, हम जब चाहें तब निकाल लाएंगे उनको वहां से
हमें मालूम है, ये भी उस 12 दिनों के युद्ध के दौरान ट्रंप ने कई बार कहा था। आज स्थिति ये है राजीव जी कि इजराइल कह रहा है कि हमको जो है वो खामेनेई और पेजेशकियन का अंत का इंतजार है। अरे भाई, जब आपको मालूम है ट्रंप साहब कि कहाँ छुपे हुए खामेनेई, तो जाके निकाल लाओ। आपको तो मालूम है ना, आपने पहले भी कहा था मालूम है खामेनेई कहाँ छुपे हुए, तो जाके निकाल क्यों नहीं लाते हो? दूसरा राजीव जी कि अगर जो इजराइल ईरान जो हमले कर रहा है अमेरिका के बेसिस पे, अगर ये हमले जो हैं ये अरमदा और अब्राहम लिंकन पर शुरू हो गए, तब ट्रंप साहब क्या करेंगे? मुझे लगता है राजीव जी कहीं ईरान जो है वो अमेरिका के लिए दूसरा वियतनाम ना बन जाए। शायद नेतन्याहू के कहने पर ट्रंप साहब ने गलत पंगा ले लिया है, ऐसा राजीव जी अभी तक तो लग रहा है। बाकी युद्ध होता है, युद्ध में कौन कब किस पे भारी पड़ जाए, क्या परिस्थितियां बने, कुछ कहा नहीं जा सकता है। लेकिन फिलहाल जिस तरीके से, एक तो आज जो जिस तरीके से एक मोसाद जो है राजीव जी, उसने एक टेलीग्राम चैनल बनाया खासतौर से फारसी भाषा में ईरानियों के लिए, और उसमें उसको लिखा है कि आप इससे जुड़िए और आप अपने यहाँ की तस्वीरें जो है इस पर हमको पोस्ट कीजिए और आपको हम अच्छे दिनों की ओर ले जाएंगे, आपका जो पुराने अच्छे दिन थे उसकी तरफ ले जाएंगे। यहाँ भी मोदी जी राजीव जी अच्छे दिन ला रहे थे। अब मोसाद जो है वो टेलीग्राम के जरिए जो है ईरानियों से कह रहा है पर्शियन में कि हम आपको अच्छे दिन लेकर आएंगे। इधर ईरान की संसद में परसों जो है खामेनेई ने बहुत जबरदस्त भाषण दिया था और उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि डेट टू अमेरिका का जो मतलब है वो आम अमेरिकी नागरिकों से उसका कोई तात्पर्य नहीं है। उसका सीधा सीधा अर्थ ये है कि हम ट्रंप और ट्रंप के जो मित्र हैं उनको निशाना बनाएंगे, आम अमेरिकी आवाम से हमारा कोई बैर नहीं है। तो ये एक तरीके से ईरान स्पष्ट करके चल रहा है कि किसी भी देश के अवाम से उसकी कोई दुश्मनी नहीं है। चूंकि ट्रंप आमादा है युद्ध पर और नेतन्याहू के साथ उसने एक कॉम्बिनेशन बनाया हुआ है, पूरी दुनिया में उसकी संसाधनों पर नजर है, तो इसलिए हमारी जो भी लड़ाई है वो उन लोगों के खिलाफ है जो ईरान को तबाह करना चाहते हैं। तो ये राजीव जी अभी तक सामने आ रहा है। मुझे लगता है कि कल तक परिस्थितियां और कुछ बदल सकती हैं। और जैसा कि सरदार जब्बारी का कहना है कि हमने अभी अपने पुराने हथियारों का मुजाहिरा किया, राजीव जी मुझे लगता है कि पहली बार हो रहा है कि अमेरिका के 8 देशों में जो उसके सैन्य अड्डे हैं उन पर एक साथ मिसाइल से हमले हो रहे हैं। अमेरिका के इतिहास में ऐसा नहीं हुआ अभी तक, और तब भी नहीं हुआ राजीव जी जब शीत युद्ध चला करता था, उस समय भी इस तरीके की घटना नहीं हुई। तो ट्रंप साहब जो हैं, जो मेक अमेरिका ग्रेट अगेन जो कर रहे थे, वो मेक अमेरिका ग्रेट अगेन करते करते अमेरिका को किसी बुरे समय में ना ले जाएं। खतरे राजीव जी इस बात के बढ़ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप जो कह रहे हैं, कतर, बहरीन, उसके बाद यूएई, सऊदी, इन सब में ईरानी मिसाइलों ने अमेरिकी बेस को तबाह कर दिया है। अमेरिका को और पूरी दुनिया को ईरान ने चौंका दिया है, और जितना हल्के में डोनाल्ड ट्रंप ले रहे थे ईरान को, उतना हल्का ईरान नहीं है, ये बता दिया है ईरान ने। अंशु जी, जरा आपके पास समझना चाहता हूँ कि क्या अंशु जी यहाँ इजराइल ने जो किया, अमेरिका ने जो किया, उस ईरान के साथ जो हो रहा है, ये जंग जो है लंबा अगर चल जाती है तो इसका क्या असर इधर नरेंद्र मोदी पर पड़ेगा, इसके बारे में थोड़ी बात की जाए। ईरान और इस युद्ध के बारे में तो बात कीजिए ही, अपनी बात रखिए ही। जिस तरीके से ये युद्ध हुआ है तो ये साफ तौर पर नजर आ रहा है कि जो अमेरिका है और इजराइल है उनकी एक नजर मिडिल ईस्ट पर है, और जो पूरा एक तेल का कारोबार है उसको कब्जे में लेने को लेकर है और बहुत सारे अपने हित साधने को लेकर है। लेकिन यहाँ पर यह समझ नहीं आ रहा कि भारत की और मोदी जी की कैसी क्या मजबूरी है कि जो हमारी विदेश नीति है वो इजराइल से और अमेरिका से संचालित हो रही है, क्योंकि भारत हमेशा अपनी एक स्वतंत्र विदेश नीति का पालन करता आया है, अपनी संप्रभुता के हिसाब से, अपने राष्ट्रीय हितों के हिसाब से। हमने किसी दूसरे देश के हितों के हिसाब से अपनी विदेश नीति को कभी बनाया नहीं, कभी चलाया नहीं। और हमारी परंपरागत नीति इस तरह की रही है कि हमने फलस्तीन के भी हितों को साथ में रखा है, हमने सबसे पहले उसको रिकॉग्नाइज किया था। और जिस तरीके से अब हम इस युद्ध से जस्ट पहले, जब युद्ध के बुहाने में था और लगभग ये साफ था कि इजराइल अमेरिका ईरान पे इस तरीके से अटैक करेंगे, ऐसे समय में हमारे प्रधानमंत्री जी का वहां पर जाना
ये टाइमिंग ही बहुत अजीब लगता है, जहां एक तरीके से इजराइल अपने पाले में दिखाने में पूरी तरह सफल रहा है भारत को, जो कि हमारी पारंपरिक नीति नहीं थी। आज इजराइल के पास कोई लोग नहीं है, कोई ग्लोबल सपोर्ट नहीं है, क्योंकि गजा में जिस तरह से उसने जेनोसाइड किया है, जिस तरह से छोटे बच्चों, बूढ़ों, औरतों का वहां नरसंहार हुआ है, कत्लेआम हुआ है, तो आज जो कोई भी देश है ग्लोबली वो इजराइल के सपोर्ट में नहीं आ रहे हैं। सिर्फ अमेरिका है जो इजराइल को, वो भी उसकी मजबूरी है, कई तरीके हैं, क्योंकि वहां एक यहूदी लॉबी बहुत मजबूत है, जो कि हमने एप्स्टीन के रूप में देखी है। एप्स्टीन जो खुद एक यहूदी थे, और जिस तरीके से उनका संपर्क और संबंध मोसाद से था, वो बहुत सारे ईमेल से स्थापित हुआ, और जिस तरीके से ये सारी चीजें चल रही थी, और हमारे देश में भी जब सरकार बदली और बीजेपी की एनडीए की सरकार आई, तो एकदम एप्स्टीन के साथ जुड़कर वहां इजराइल से किस तरह से हमारी नीतियां प्रभावित होने लगी, ये साफ नजर आने लगा। आखिर कैसे नीति प्रभावित हुई, और उसके बाद हमारे प्रधानमंत्री इजराइल जाते हैं और ये चीजें होती हैं, और हम आज इजराइल के पाले में खड़े दिखाई दे रहे हैं, उसके दोस्त, जबकि हमारी नीति कभी ऐसी नहीं रही। शीत युद्ध के वक्त भी ऐसी नहीं रही, जब नेहरू जी ने इस तरह से स्थापित किया था कि हम किसी एक गुट के साथ नहीं जाएंगे, हम स्वतंत्र रहेंगे, और इसमें भारत का मान सम्मान बढ़ा था जब हमने नाम यानी गुट निरपेक्ष आंदोलन के जन्मदाता के रूप में सामने आए थे, और भारत ने अपनी एक स्वतंत्र विदेश नीति रखी थी। हम ये नहीं कह रहे कि इजराइल हमारा शत्रु है, लेकिन ईरान हमारा उससे ज्यादा मित्र है, और हम फिलिस्तीन के प्रति सहानुभूति रखते आए हैं, तो हम अपने स्टैंड में बदलाव कैसे कर सकते हैं। और आज जब ये पूरा विश्व देख रहा है, तो ये एक मजबूरी समझ में आ रही है। राहुल गांधी ने जो आज बात कही, वो काफी हद तक उन्होंने स्पष्ट बात कही कि एक तरफ से गले में फंदा है एप्स्टीन का, और दूसरी तरफ गले में जो फंदा है वो अडानी का है, और बीच में मोदी जी की गर्दन है। तो ये समझ में आता है कि ये हितों से फंसे होने की वजह से एप्स्टीन जो मोसाद के करीब था, और मोसाद को लेकर के जिस तरह से भारतीय राजनीति या उसमें कई हम पेगासस को चाहे उसमें जोड़ें, या कई तरह के ऐसे यंत्रों से जिससे यहाँ पर कई नेताओं की जासूसी कराने की बात आई थी, और बहुत सारे चुनावों में भी कई चीजों को लेकर उथल पुथल मचाने की बात आई थी, तो ये तार इस तरह से जुड़े हैं कि हमारी विदेश नीति, सही कहा, वो भारतीय विदेश नीति नहीं है। मोदी जी की अपनी मित्रता हो सकती है, जी। वो ऐसे कॉम्प्रोमाइज। अंशु जी, थोड़ा रोकना चाहूंगा आपको। ये जो विजुअल हम लोग देख रहे हैं बीच में, ये विजुअल अबू धाबी में ईरानी मिसाइल का ये विजुअल है। इस ईरानी मिसाइल से जो स्ट्राइक किया गया है वो विजुअल है जो हम लोग लगातार अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं। तो ईरान ने अलग अलग, चाहे वो सऊदी हो, चाहे वो इधर अबू धाबी हो, चाहे उधर कतर हो, मतलब अलग अलग जो अमेरिकी बेस है, उन बेसों पे, उन अड्डों पे जो अमेरिका सैन्य अड्डा बना के बैठा हुआ था अरब देशों में, खाड़ी देशों में, मिडिल ईस्ट में, वहाँ पर इसने हमला बोला है। और कुछ ऐसे देश हैं जो ईरान का साथ भी दे रहे हैं, खासकर लीबिया जैसे देश साथ दे रहे हैं। अंशु जी, अपनी बात आगे बढ़ाइए। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, और जिस तरह की तस्वीरें आ रही हैं, और ईरान जिस तरीके से जवाबी हमले कर रहा है और जवाब दे रहा है, वाकई उसके पास भी एक बड़ा जखीरा है, और बहुत सारे उसने ऐसे वेपन अपने जो है वो तैयार कर रखे हैं जो कि बहुत घातक है और खतरनाक हो सकते हैं। और पिछली बार भी जो टकराव हुआ था अमेरिका और ईरान का, देखा गया था कि किस तरीके से भारी पड़ा था वो अमेरिका पर, और बहुत मुंह की खानी पड़ी थी। तो ईरान को कम करके नहीं आंका जा सकता है, और सही कह रहे थे अमलेंदु जी की कहीं ये दूसरा वियतनाम न साबित हो जाए। यहां मैं थोड़ा आपको इतिहास में लेकर चलना चाहूंगी। अमेरिका ये दरअसल 1979 से जब वहां पर ईरानियन रेवोल्यूशन एक तरह से शुरू हो रहा था ईरान में, तभी से वो एक तरह से झुलता हुआ है, सुलगा हुआ है। जब एक हॉस्टेज क्राइसिस हुआ था वहां पर, और उस समय ईरान ने 66 अमेरिकी लोगों को, जिसमें कि उनके एम्बेसी के लोग भी शामिल थे, वहां पर उनको बंधक बना दिया था, और एक तरीके से अमेरिका को बिल्कुल घुटनों पर ला दिया था। और 52 लोगों को तो कहा जाए लगभग 1 साल से ज्यादा ये बंधक बनाकर रखा गया था। और जो रजा पहलवी जो किंग थे, जिनको उस समय जिमी कार्टर जो प्रशासन था अमेरिका का, उसने शरण दी हुई थी, तो वो मांग कर रहे थे इन बंधकों को छोड़ने के बदले कि वो उनको यहाँ दिया जाए।
और 444 दिन तक ये क्राइसिस चला था और अमेरिका एकदम घुटनों पर था और उसके बाद जाकर ये क्राइसिस समाप्त हुआ था। तो अमेरिका सबसे झुलसा हुआ है, उसको लेकर उसमें एक गुस्सा है या एक प्रतिशोध है, लेकिन ईरान को वो कभी झुका नहीं पाया है और ईरान ने हमेशा जवाब दिया है। जो वो पिछला भी बार हुआ था हमने देखा है कि उसमें भी ईरान ने उस तरह का जवाब दिया। ईरान ने अपने बहुत से सोफिस्टिकेटेड वेपन तैयार किए हैं और यहाँ पर जिस तरीके से धोखा दिया गया है, डबल क्रॉस किया है अमेरिका ने, तो ईरान यहाँ तो पूरी दुगनी शक्ति से प्रहार करेगा। एक तरफ आप बातचीत कर रहे हैं, बातचीत के 4 दौर चल चुके हैं, आप शांति वार्ता के लिए प्रयास कर रहे हैं, आपके वाइस प्रेसिडेंट जेडी वांस खुद कह रहे हैं कि वार में नहीं जाना चाहिए, वार्ता में जाइए, और उसी वार्ता के दौरान आप डबल क्रॉस करके इस तरह से छल से धोखाधड़ी से आप हमला कर देते हैं। तो ये ईरान को एक तरीके से जब कहा जाए कि उसकी अस्मिता या उसकी एक आजादी को और उसकी सारी चीजों को और भी उकसाने और भड़काने वाली चीज है। वो तो बहुत सारी डील के लिए तैयार भी हो रहा था, बहुत सारी ऐसी बातें आई थी कि जिसमें कोई न्यूक्लियर बम बनाने या कोई इस तरह का न्यूक्लियर चीजों के ना करने के तक भी शायद वो तैयार था। और वार्ता जब चल रही थी तो ये धोखा देकर इस तरह से इजराइल को साथ में मिलाकर जो अमेरिका ने किया है, तो इसका बड़ा खामियाजा अमेरिका को भुगतना पड़ सकता है। और ये आप जानिए, ये रमजान का महीना भी है, ये पाक रमजान का महीना है और इस वक्त पूरे विश्व भर में जो मुस्लिम है वो इबादत करते हैं, इबादत का महीना है। तो ये टाइमिंग इन्होंने चुनी है। जब इजराइल वो भूल गया कि जब उनके ऊपर इस तरह का अटैक हुआ था तो उनका भी कुछ धार्मिक त्योहार वहां पर चल रहा था, और आप ऐसे ही एक धार्मिक महीने में उनके धार्मिक समय में इस तरह का अटैक कर रहे हैं, जबकि आपकी वार्ता के टेबल पर भी आप बैठे हुए हैं। आपने क्या पूरी तरीके से, जिसे कहा जाता है कि इंटरनेशनल कानून, इंटरनेशनल लॉ या संधियों की या बातचीत की धज्जियां उड़ा के रखी हुई हैं। तो ये चीजें अब अरब वर्ल्ड भी देख रहा है, जो मित्र देश हैं, चाइना, रशिया और ईरान के जो भी अन्य मित्र देश है। हो सकता है कि जैसे आपने बताया लीबिया या टर्की या और भी बहुत से देश है वो सहायता के लिए आएंगे, क्योंकि यहाँ पर एक मुस्लिम ब्रदरहुड या एक मुस्लिम जो है उस बात को लेकर भी ये चीज बनेगी। और ईरान जब बातचीत के टेबल पे था, नेगोशिएशन हो भी रही थी, तो आपने धोखे से इस तरह क्यों किया? लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि क्या हमारी विदेश नीति कॉम्प्रोमाइज्ड है? हमें ऐसे समय पर इजराइल के पाले में जाकर खड़ा होने की क्या जरूरत थी? हमारा इजराइल दुश्मन नहीं है, लेकिन हमने उसको कभी ईरान से बढ़कर अपना दोस्त नहीं बताया। हमने फलस्तीन का भी साथ दिया है। तो हमको यहाँ पर ये जाहिर नहीं करना था, हमारे पास ऐसी कोई मजबूरी नहीं थी। लेकिन मजबूरी हमारे देश की नहीं है, सरकार की नहीं है, शायद मोदी जी की है कि जो वो एपिस्टीन फाइल है, कहीं उनकी मजबूरियां वहां पर हैं, कहीं वो जो मोसाद और वो तमाम तरीके की चीजें अंदर जुड़ी हुई हैं पेगासस की, उससे हमारी जो है वो मजबूरियां है कि जिस वजह से इजराइल के पाले पे खड़ा होना पड़ रहा है। आप सोचिए कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा के लिए भी कितनी बड़ी बात थी कि वॉर एकदम मुहाने भी थी और 2 दिन वो वहां पर इजराइल में थे। और अभी भी जब हम बात कर रहे हैं तो बहुत सारे भारतीय पत्रकार इस वक्त इजराइल में फंसे हुए हैं। वो वापस कैसे आएंगे पता नहीं। इतना बड़ा खतरा हमने क्यों बोल लिया है? तो और बहुत से लोग फंसे हुए हैं। अंशु जी, पत्रकार तो कुछ ही हैं, कुछ एक पत्रकार हैं, लेकिन एक बड़ी संख्या में जब वहां गल्फ कंट्रीज में, मिडिल ईस्ट में बड़ी संख्या में काम करने वाले जो हमारे देश के नागरिक हैं, उन्हीं के बारे में राहुल गांधी ने जो मैसेज किया है, यहाँ पोस्ट किया है, लिखा है और नरेंद्र मोदी से आग्रह किया है, यही किया है कि आप इजराइल तो चले गए और आपको जरूर 100% पता होगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। आपके तो बिल्कुल माय फ्रेंड डोनाल्ड और माय फ्रेंड बेन्यामिन नेतन्याहू 2 ही हैं दुनिया में, और जब माय फ्रेंड ने बताया होगा आपको कि हम ऐसा करने जा रहे हैं, आप अब चले जाइए, आप सुरक्षित घर पहुंच जाइए, फिर उसके बाद हम यहाँ धमाका करेंगे, तो अपने लोगों को वहां से हटाया क्यों नहीं? ये तो एक सवाल पैदा होता है अंशु जी, बहुत बड़ा सवाल पैदा होता है। सिर्फ हम और आपके जैसे पत्रकार ही नहीं, बहुतों हैं जी, बिल्कुल बहुत से नागरिक हैं, बिल्कुल बहुत से नागरिक हैं। और कई नागरिक जो हैं वो देख रहे हैं कि सोशल मीडिया में गुहार भी लगा रहे हैं और इस तरह की बातें भी कर रहे हैं कि उनकी जान मुश्किल में है और समय रहते क्यों नहीं उनको मौका दिया गया कि निकले यहाँ से वो। और ये बिल्कुल सही बात है कि ये इजराइल ने इसमें अपना पूरी तरीके से हिस्सा साधा है, जिसमें भारतीय विदेश नीति है जो कॉम्प्रोमाइज हुई है। हम आज इजराइल के पाले में खड़े हुए क्यों दिखाई दे रहे हैं, जब इजराइल की हर कोई भर्त्सना कर रहा है, गजा में उसने जिस तरह से जेनोसाइड किया है, या फिर अमेरिका ने
वार्ता के टेबल में आने के बावजूद ईरान पर इस तरीके से धोखे से हमला किया है। हमारी विदेश नीति जो हमेशा कहती है कि हम ऐसी स्थितियों में अपनी स्वतंत्र नीति रखेंगे और हम कभी किसी एक पक्ष के साथ, और खास तौर पे हमने कभी इजराइल का इस तरीके से फलस्तीन के खिलाफ या ईरान के खिलाफ हमने पक्ष नहीं लिया है। हमें ये देखना होगा कि ईरान में हमेशा हमारे साथ में खड़ा रहा है ऐसे मौकों पर कि जब भारत को इस तरीके की कोई समस्याएं थी, और वो हमारा एक परंपरागत मित्र है, या रशिया हमारा एक परंपरागत मित्र है, या ये इस तरह के देश हैं। तो हम किसी फंदे में फंस रहे हैं अमेरिका के और इजराइल के? हमारी ऐसी क्या मजबूरी है? क्या एप्स्टीन फाइल की हमारी ये मजबूरी है, या फिर कि जो मोसाद के वो जो है जिस तरह से एप्स्टीन की नजदीकियां थी, वो खुद एक यहूदियत था, और हमारे जो कहा जाए कि हम शुरू से ही ये जो सरकार जब से बनी वो इस नजदीके में थी, और इजराइल के साथ हम कैसे खड़े दिखाई दिए। तो ये सारी चीजें यहाँ डिकोड करने की जरूरत है। और कल को अगर ये वार और बढ़ती है और खुलकर अगर ये चीजें सामने आती हैं तो हमारे लिए बहुत मुश्किल होगी कि हम अब अपना क्या स्टैंड लें, क्योंकि वहां हमने इजराइल के साथ खड़े होकर दिखा दिया। इजराइल तो कह रहा है कि ये भारत तो हमारा मित्र है पूरी तरह से, मोदी जी हमारे मित्र हैं, हम साथ हैं, और मोदी जी भी कहते हैं कि मदरलैंड और फादरलैंड उन्होंने तो बिल्कुल ही जैसे है कि परिवार और पूरा बना दिया है। तो हमने कभी ऐसी अपनी विदेश नीति नहीं बनाई थी। हमने हमेशा अपने लिए एक स्वतंत्र विदेश नीति चुनी थी जिसमें भारतीय हित सर्वोपरि थे, और हमने हमेशा एक शांति का साथ दिया था, ना कि हम किसी पाले में खड़े हुए नजर आए थे। ये तो हमने शीत युद्ध के दौरान भी नहीं किया था कि जब एक भारत इतनी मजबूत इकोनॉमी नहीं था और जो है एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री थी, तब भी हमने अपनी संप्रभुता या फिर अपनी विदेश नीति से समझौता नहीं किया। लेकिन आज ये पूरी तरह हमको कॉम्प्रोमाइज हमारी विदेश नीति नजर आ रही है, और ये होना नहीं चाहिए कि हम इस तरीके से लगे। और इसमें भारत के तो एक आर्थिक हित भी दांव पे लगे हुए हैं। जो आप बात कर रहे थे कि जिस तरह से जो पूरा जियोपॉलिटिकल है, और वहां से जो ईरान के जो पॉइंट्स है जहां से सारा तेल आता है वो वहां से बंद हो जाए तो कितने बड़े आर्थिक हितों का हमारा नुकसान हो सकता है। हम ईरान को अपना दुश्मन कैसे बनने दे सकते हैं जबकि हमारी उसके साथ पुरानी मित्रता रही है। और इजराइल और अमेरिका ने तो कभी इस तरह हमारा मौकों पे साथ नहीं दिया। जब पाकिस्तान के साथ भी हमारे टकराव और युद्ध हो रहा था तो अमेरिका जो है वो पाकिस्तान के साथ ही नजर आ रहा था, वो उनके सेना अध्यक्षों को लंच और डिनर करा रहा था। तो ये जो है आने वाले दिनों में हमारे पास ना तो रेमिटेंस आएगा, एक अरब वर्ल्ड को हम नाराज करेंगे, हम अपने परंपरागत मित्रों को नाराज करेंगे, और हम जिसके साथ कोई नहीं खड़ा है, इजराइल आज जो कोई अपना सहयोग नहीं पा रहा है, उसने जबरदस्ती हमको अपना सहयोगी दुनिया के सामने दिखा दिया है, और हमारी परंपरागत विदेश नीति कॉम्प्रोमाइज यहाँ पर नजर आ रही है। तो ये आने वाले समय में भारतीय विदेश नीति के लिए, भारत सरकार के लिए और भारतीय लोगों के लिए कि वहां से जो रेमिटेंस आता है, वहां पे काम करने वाले लोग हैं, उनके लिए भी एक बड़ा संकट हो सकता है। इसे हमें सोचना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रही हैं। और प्रशांत टंडन जी हमारे साथ जुड़ गए। प्रशांत जी आपका स्वागत है। आपके पास ही सीधा आना चाहता हूं कि इजराइल और अमेरिका ने सोचा नहीं होगा कि एक साथ अलग अलग 9 अमेरिकी बेस पर हमला, और उसके अलावा इजराइल पर हमला तो है ही। ईरान का कहना है, ईरान के विदेश मंत्री का कहना है कि ये तो हमने अभी अपना कबाड़ निकाला है, अभी ओरिजिनल चीजें तो बाकी हैं। कैसे देखा जाए इसको प्रशांत जी? देखिए, सबसे पहले तो राजीव जी कि मोदी जी गलत समय पे इजराइल में थे, जैसा अभी अंशु भी कह रही थी, बिल्कुल गलत समय पे थे। उनको ना विदेश मंत्रालय ने एडवाइस किया, ना हमारी रॉ ने उनको एडवाइस किया कि इस वक्त उनको नहीं होना चाहिए था। क्या इंटेलिजेंस को मालूम नहीं था कि क्या चल रहा है वहाँ पे? और हुआ ये कि आप ऐसे समय में इजराइल में थे जब इजराइल में अमेरिका के अलावा बाकी अभी कोई दो देश इजराइल के साथ नहीं खड़ा है, और उस वक्त आप उसके साथ खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ये बड़ी अजीब स्थिति जो है वो मोदी जी ने अपने लिए कर दी है। दूसरी बात, जैसा आपने कहा कि ईरान ने रिटेलिएशन जो किया है और पूरे मिडिल ईस्ट को घसीट लिया है अपने में, जिसमें कतर, यूएई, कुवैत, बहरीन, सीरिया, जॉर्डन, सब जगह अमेरिकन एयर बेसिस पे हमले किए उसने। और ये
रमजान के महीने में ये हमला हुआ है, तो बहुत बड़ा प्रेशर जो है जनता का। देखिए, सिविलाइजेशन अटैक है ये जो वॉर है केवल वेपन का वॉर नहीं है। अब आपने एक सिविलाइजेशन पर अटैक किया है, और वो भी उस वक्त अटैक किया है जब रमजान का महीना चल रहा है जी। और आप सोचिए कि जब वो ट्रम्प क्या कह रहे हैं, बहुत ही इल एडवाइज उनका पूरा तरीका है कि वो एक थियोक्रेटिक रिजीम को उखाड़ फेंकने की बात कर रहे हैं रमजान के महीने में, जिस वक्त उनकी कंस्टिट्यूंसी सबसे स्ट्रांग होती है, जिस वक्त लोग जो है वो उनका जज्बा ही दूसरा होता है, और उस वक्त आपने ये किया है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी देखिए, इसमें रूस चीन का इन्वॉल्वमेंट अभी नहीं हुआ है, ये लंबा खिंचेगा। लग रहा है ऐसा कि ये लंबा खिंचेगा, और अगर ये लंबा खिंचता है तो फिर ये जैसी चर्चा हो रही थी कि वियतनाम की तरफ जाएगा, बिल्कुल जाएगा। अभी हम कुछ नहीं कह सकते, अभी तो आज पहला दिन है। लेकिन जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि इस बार नेटो भी उतना ही डिवाइडेड है। तो अगर चीन और रूस साथ में नहीं है तो नेटो बहुत डिवाइडेड है। ट्रम्प के साथ वो नहीं खड़ा है, वो ग्रीनलैंड का मसला हो, वो टैरिफ का मसला हो, तो नेटो उनके साथ नहीं है, यूरोपियन यूनियन उनके साथ नहीं है पूरी तरीके से। तो ये ट्रम्प जो है वो प्रोजेक्ट है ये, और इसमें पिछली बार एक हम लोगों ने देखा था कि मोसाद बड़े पैमाने पर कामयाब हो गया था कि उसने ईरान की टॉप मिलिट्री लीडरशिप में और साइंटिस्ट कम्युनिटी में पेनिट्रेशन कर लिया था। बड़े सारे लोग वहां पे कॉम्प्रोमाइज हो गए थे। अब कॉम्प्रोमाइज शब्द हमारे देश में भी आ गया है जी। तो बड़े सारे लोग कॉम्प्रोमाइज हो गए थे और उनकी तमाम टॉप मिलिट्री लीडरशिप उड़ा दी गई। अभी तक इसका प्रमाण नहीं मिला है कि वैसे ही कॉम्प्रोमाइज क्या हो गया है। ये हम अगले 3-4 दिन में समझ में आएगा हमको कि क्या ईरान ने उससे कोई सबक लेकर अपने अंदर जो गड़बड़ियां थी, भीतरघात, क्या भीतरघात की समस्या को एड्रेस कर लिया। अगर भीतरघात की समस्या को एड्रेस कर लिया है तो ये लड़ाई लंबी खिंचेगी, और इसमें मिडिल ईस्ट को घसीट कर ईरान ने जो है वो एक जिसको कहें कि बहुत ही नए तरीके की रणनीति का जो है उसने वो एक परिचय दिया है। ये लड़ाई को कहाँ तक ले जाएगा, और इस वक्त मिडिल ईस्ट के शासकों के ऊपर वहां के आवाम का बहुत दबाव आएगा। तो भारतीय लोग हैं वो फंसे हुए हैं, एयर रूट सभी लॉक हो गए हैं वहां पे सारे। लेकिन अगले 2-3 दिन में हम देखते हैं कि घटनाएं कैसे घटती हैं। लेकिन समय गलत था, मोदी जी का भी समय गलत था इजराइल जाने का, और ईरान ने पूरे मिडिल ईस्ट को उलझाकर एक इस युद्ध में जो है एक नया मोड़ जो है वो दे दिया है। जी, लेकिन प्रशांत जी, क्या ये आपको नहीं लगता कि ये पूरी तरह से हमारी सरकार को ये बात तो पता होगी। अभी आप कह रहे हैं हमारे रॉ के लोग, हमारे जो खुफिया एजेंसियां हैं, प्रधानमंत्री जा रहे हैं जिस देश में जहां पहले से पिछले 3-4-5 महीनों से लगातार युद्ध की बात चल रही है कि वो कभी भी, और रोज़ाना डोनाल्ड ट्रंप इस पर बयान दे ही रहे थे, और उस बीच जाना, क्या उनको पता नहीं होगा, हमारी एजेंसियों को पता नहीं होगा कि युद्ध कभी भी हो सकता है? बिल्कुल। और जब नरेंद्र मोदी वहां थे, अटैक की टाइमिंग, डेट सब तय हो चुका रहा होगा। ये चीजें तो हफ्तों पहले तय हो जाती हैं। तो ये इस बात को मानना मुश्किल है कि मोदी साहब वहां थे और उनको इस बात की भनक नहीं लगी कि क्या होने वाला है अगले 48 घंटे में। इस बात को मानना बड़ा मुश्किल काम है कि जिस तरीके की रिलेशनशिप है मोदी जी की पर्सनल, उसको मानना बड़ा मुश्किल काम। इनको नहीं पता था, तो नहीं पता था, अगर पता था तो फिर आपने क्या किया? अपने लोगों को बचाने के लिए क्या किया, बाकी छोड़ दीजिए आप। इसीलिए मैंने कहा कि मोदी जी गलत समय पे थे,
पूरी दुनिया में इसका बहुत ही खराब संदेश अब गया देखिए, है। जैसे ये विजुअल है प्रशांत जी, ये विजुअल है अबू धाबी का विजुअल है। अबू धाबी में काफी भारतीय हैं, काफी इंडियंस हैं। क्रिकेट खेला जाता है, आप जानते ही हैं, ये क्रिकेट मैच यहाँ खेलते हैं। अबू धाबी और इधर दुबई में ज़्यादा अंतर नहीं है, थोड़ा सा कुछ घंटों का अंतर है, और बिल्कुल समुद्र के किनारा, अरब सागर के किनारे है। और ये जो हमला है, ये मिसाइल जो है, ये अटैक, ये ईरान का है, ये ईरान का है। जी जी। दुबई है, उस पर भी ईरान का अटैक है। कतर अमेरिकी बेस, उस पर भी है ईरान ने। और अभी अभी अब चूँकि पर्शियन में कहा है, वहाँ के इब्राहिम जब्बारी ने जो वीडियो जारी किया है पर्शियन में है, अब दिखा के भी समझ में नहीं आएगा इसलिए दिखा नहीं रहा हूँ, लेकिन उन्होंने भी जो वीडियो जारी किया उसमें साफ उन्होंने यही कहा है कि ये तो अभी जो धमाके हैं ये हमारे कबाड़ हैं, अभी तो हमने ओरिजिनल अपना निकाला नहीं है। और आप सोचिए कि जब वीपी सिंह प्राइम मिनिस्टर थे और इंद्र कुमार गुजराल विदेश मंत्री थे, अब तक का भारत का सबसे बड़ा इवैक्यूएशन प्लान एक्सिक्यूट हुआ था कुवैत से, जब इराक ने हमला कुवैत पे किया था। जो रिकॉर्ड नंबर वो जो है वो लाखों भारतीय जो है वो हवाई जहाज से यहाँ पे बुलाए गए थे। एयर इंडिया के जहाज लगे थे, 100 से ऊपर जहाज लगे थे। और आई.के. गुजराल जो बाद में प्रधानमंत्री बने, विदेश मंत्री थे उस वक्त, वहां कैंप कर रहे जब तक आखिरी भारतीय जहाज में बैठ नहीं गया। गुजराल साहब कुवैत में थे जी, और अपनी एम्बेसी के साथ वो काम कर रहे थे, और आप यहाँ पे आके उद्घाटन और कांग्रेस के खिलाफ अपना मुहिम में चालू हो गए, जबकि आप ये इंफॉर्मेशन लेकर आए थे कि हमला होने वाला है और हमला होगा तो रिटेलिएशन भी होगा उसका। ये युद्ध आगे बढ़ सकता है। कांग्रेस का नामकरण कर रहे हैं, आप नामकरण में लगे हुए हैं। नरेंद्र मोदी जी को इंडियन नेशनल कांग्रेस से इतनी चिढ़ है, इतनी तकलीफ है, या इतना डर, चिढ़ तकलीफ छोड़ दीजिए, शायद ये डर है कि आप आज मुस्लिम लीग माओइस्ट कांग्रेस, एमएमसी कह रहे हैं, मुस्लिम लीग माओइस्ट कांग्रेस पार्टी। एक तरफ आप दावा कर आप माओवाद से जोड़ रहे हैं, माओइस्ट पार्टी से बना रहे हैं कांग्रेस पार्टी को, और पूरा टीएमसी बहुत अच्छी पार्टी है उनके लिए डीएमके अच्छी पार्टी है, उनके लिए तमाम दूसरे जो विपक्षी दल हैं वो सब अच्छे हैं, बीएसपी अच्छी पार्टी है, उनके लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस अच्छी पार्टी है। लेकिन कांग्रेस पार्टी का नामकरण कर देंगे, दूसरा कर देंगे, तो शायद उससे वो अच्छी पार्टी हो जाए, यही माना जाए। कांग्रेस मुक्त भारत कर रहे थे 2014 में जी जी, अभी भी लगे हुए उसी मिशन में, 12 साल हो गए लगभग। तो ये लेकिन सवाल सबसे बड़ा राजनीति वही है कि क्या मोसाद, क्या एप्स्टीन, क्या इजराइल, ये किस चक्करों में पड़ गए हमारे प्रधानमंत्री। पूरी दुनिया में बड़ी खराब इमेज जा रही है कि आप बिल्कुल गलत समय पे वहां पे थे, नहीं होना चाहिए था इस समय। जी राजीव जी, बिल्कुल बिल्कुल। शकील जी आपके पास आना चाहता हूं, ये नामकरण, नाम परिवर्तन, लेकिन चलिए नाम आप कुछ भी रख लीजिए, आपकी मर्जी है, बहुत कुछ रखते रहे हैं, और नरेंद्र मोदी तो पिछले 11 साल से इसमें माहिर दिखाई दे रहे हैं। अगर नामकरण का अवार्ड किसी को देना हो तो मोदी जी को दे सकते हैं, उनके साथियों, संगी साथियों को दे सकते हैं, जिस ढंग से लगातार चेंज किया जा रहा है। लेकिन इन सब के बीच ये समझना चाहता हूँ कि क्या कितना असर, क्योंकि गल्फ कंट्रीज से अभी आपने बताया और हम सब जानते हैं सबसे ज़्यादा पैसे, फॉरेन करेंसीज भारत अगर आते हैं तो गल्फ कंट्रीज से, मिडिल ईस्ट से कमाई किए हुए, कमा के लोग भेजा करते हैं। और आज जो स्थिति है, ऐसे में क्या वहाँ रहने वाले लोग, हमारे इसी चैनल को काफ़ी लोग वहाँ से देखते हैं। आज मैं आपको आधिकारिक तौर पे बता रहा हूँ, डीबी लाइव हिंदुस्तान के बाद, इंडिया के बाद सबसे ज़्यादा अगर देखा जाता है तो मिडिल ईस्ट में देखा जाता है, उसके बाद अमेरिका और दूसरे देश हैं। तो मिडिल ईस्ट में हमारे, और कई सारे साथी जुड़ते भी हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट भी लिखते हैं कि मैं यहाँ से जुड़ा हुआ हूँ। तो ज़रा
शकील जी ये बताइए कि क्या इसका असर भारत की सियासत पर, नरेंद्र मोदी की सियासत पर नहीं पड़ेगा? ये जो कुछ चल रहा है, जो प्रशांत टंडन जी कह रहे थे, बहुत भयानक पड़ सकता है। मोदी जी अगर समझ सकते हैं या अपने जो सीनियर ऑफिसर्स हैं रक्षा के, विदेश विभाग के, उनसे जरा मालूम करें। कश्मीर कंट्रीज करते हैं, भारत के लिए अंतर्राष्ट्रीय जो मदद मिलती है इन्हीं लोगों की लॉबिंग से मिलती है। और अमेरिका जो है पूरी तरह कश्मीर के मामले में पाकिस्तान के साथ खड़ा होता है। ये जो बात हम कह रहे हैं ये सारे अफसरों को मालूम है, सारे सीनियर लोगों को मालूम है। सिर्फ मोदी जी इस बात को भूलना चाहते हैं। अमेरिका अभी भी पाकिस्तान का पूरा समर्थन कर रहा है और ये समर्थन, ये सारे मुद्दे हमारे लिए कश्मीर को लेकर हैं। कश्मीर किसी भी तरह से अंतर्राष्ट्रीय विषय नहीं बन पाए, ये हमारी पहली प्राथमिकता हमेशा से होती है। लेकिन मोदी जी जो हैं इसको समझने के लिए तैयार नहीं है। बहुत ही भयानक हमारे ऊपर आर्थिक और तेल के वो सारे तो पड़ेंगे ही पड़ेंगे, लेकिन ये जो एक असर है ये बहुत भयानक है। कभी गल्फ कंट्रीज ने, कभी अरब देशों ने भारत का साथ नहीं छोड़ा कश्मीर के ऊपर, कभी नहीं छोड़ा। और अमेरिका हमेशा या तो पाकिस्तान के साथ खड़ा रहा और या उसकी हमेशा से नीयत रही कि ये कश्मीर को एक अलग तरह से महत्व दे दे। ये बहुत गंभीर बात है। राजीव जी, भारत सरकार की पहली प्रतिक्रिया आ गई है। फर्स्ट रिएक्शन कांग्रेस के बाद आमतौर पर सरकार की पहले आती है, उसमें कुछ भी नहीं है। बहुत ही सामान्य किस्म की बातें की है कि युद्ध रुकना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, दोनों पक्षों को समझना चाहिए। बराबरी पिला दी उन्होंने दोनों पक्षों को। हमला इजराइल ने किया है, कहना इजराइल से चाहिए कि स्टॉप इट। ये स्टॉप इट ट्रंप ने हमसे कहा था, बहुत ही अपमानजनक तरीके से। आज हमें कहना चाहिए था इजराइल से, लेकिन हम वहां से सम्मान करवा के वापस आए हैं। मोदी जी का इजराइल में सम्मान हुआ है, मेडल मिला है। और मोदी जी ने अपने सम्मान के जवाब में जो भाषण दिया था वो कहा क्या था उन्होंने? मोदी जी ने कहा था कि हम यानी कि भारत पूरी तरह इजराइल के साथ है, मजबूती के साथ है, पूरे विश्वास के साथ है और इस समय भी है और आगे भी। आगे भी का क्या मतलब है? क्या आपको मालूम था कि इजराइल हमला करने जा रहा है और आप वहां वादा करके आए थे कि हम आपके साथ हैं? ये जो अभी हाल प्रतिक्रिया आई है भारत की, ये तो यही कहती है कि दोनों पक्षों को आपने एक बराबर लाए खड़ा कर दिया, हमलावर को भी और जिस पे हमला हुआ है उसको भी। राजीव जी, जो भी आप जिक्र कर रहे थे जल डमरू मध्य का, उच्चारण बहुत सारे हो सकते हैं, अलग अलग बहुत सारे उच्चारण होंगे उसके, होर्मुज के, जल डमरू मध्य का 50% जो तेल है उसकी आपूर्ति जो है उस रास्ते से होती है भारत की। वो तेल की आपूर्ति रुक जाएगी। ब्रिक्स जो है उसकी अध्यक्षता इस समय हमारे पास है, उसके ईरान और रूस मेंबर हैं। हमें ये देखना है कि हम विश्वगुरु बन रहे हैं, ब्रिक्स की अध्यक्षता कर रहे हैं और हम दोनों पलड़ों को एक बराबर रख रहे हैं। भारत को इस समय एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की जरूरत थी, हो सकता है अभी निभाए, वो निभाना चाहिए क्योंकि उसकी एक परंपरा रही है। मोदी जी उस परंपरा से कितना अलग हटते हैं, कितना नहीं हटते हैं, ये देखने की बात होगी। पूरी यूरोपियन यूनियन, रूस, यूके सब हमले को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। भारत को इनके साथ जाके खड़ा होना चाहिए, अमेरिका और इजराइल के साथ जाके खड़ा नहीं होना चाहिए। तो ये एक बहुत ही गंभीर स्थिति है। कांग्रेस की प्रतिक्रिया बहुत अच्छी है। कांग्रेस ने बहुत जोरदार शब्दों में कहा है कि भारत को आगे बढ़ के इस युद्ध को रोकने की कोशिश करना चाहिए। उसने निंदा की है हमले की, कि ये निंदा जो है, ये हमला जो है, ये स्वीकार्य नहीं है। और एक बात और बता दें जो इम्पोर्टेंट है बहुत,
जिसकी बहुत चर्चा हो रही है। मोदी जी आज भी एक न्यूज़ चैनल के प्रोग्राम के अंदर जो आप बता रहे हैं कांग्रेस कांग्रेस कर रहे थे, वहां उन्हें कुछ और बात करना चाहिए थी, देश की बात करना चाहिए थी, पत्रकारिता की स्वतंत्रता की बात करना चाहिए थी, लेकिन वो वहां पे भी कांग्रेस पे ही आरोप लगाए जा रहे हैं, कांग्रेस ऐसी है, कांग्रेस वैसी है। लेकिन आज यानी आधी रात को, कल और आज की रात को, एक कोर्ट ने यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष उदयभान चिब को बेल दे दी। रात को 1 बजे पहुंचे थे। एक ड्यूटी मजिस्ट्रेट होता है जो 24 घंटे होता है, ड्यूटी बदलती रहती है, उसको ड्यूटी मजिस्ट्रेट कहते हैं, किसी भी इमरजेंसी के लिए उसके पास। रात को 1 बजे काहे के लिए पहुंचे थे कि हमें उदय भानु चिब का रिमांड और चाहिए, उसका रिमांड खत्म हो रहा है। अरे भाई आज 7 दिन की रिमांड मांगी थी। जी बिल्कुल बिल्कुल, आज सुबह भी जा सकते थे, लेकिन रात को चुपचाप किसी अज्ञात स्थान पर ले जाने का आपको जरूरत थी उसको। लेकिन ड्यूटी मजिस्ट्रेट ने बात को समझा। और क्यों समझा? इसलिए कि लगातार जो है न्यायपालिका को अपने आप को सिद्ध करना पड़ रहा है, एक के बाद एक ऐसे फैसले आ रहे हैं। देखिए, जो नफरत है उसका कीटाणु भी बहुत तेजी से फैलता है जी, तो मोहब्बत का भी फैलता है, वीरता का भी फैलता है और साहस का भी फैलता है। जुडिशरी में एक नई हवा बह रही है, उसका स्वागत करना चाहिए, जितनी भी बहे उतना अच्छा है। उन्होंने कहा नहीं और उसको बेल दे दी। आज वो नहीं बाहर आ पाए क्योंकि उसके बावजूद सरकार और पुलिस बहुत सारे कागज जो जरूरत नहीं होती, हाल हो जाता है, सुबह ही हो जाना चाहिए था, वे कल आ जाएंगे बाहर। वो ये प्रधानमंत्री मोदी की व्यक्तिगत हार है। यूथ कांग्रेस पे इतना बोल रहे हैं, वो लगातार बोले जा रहे हैं कांग्रेस पे, इतना पैनिक रिएक्शन। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि कांग्रेस तो कांग्रेस, यूथ कांग्रेस से भी वो डरे हुए हैं। क्यों बोल रहे हैं इतना? वो क्या खतरा है उन्हें? अभी तो 2026 है, वो 2029 तक के लिए प्रधानमंत्री चुने गए थे, लेकिन उन्हें विश्वास नहीं है। राहुल गांधी ने बहुत साफ शब्दों में कहा है कि दोनों हाथों से गर्दन दबा रखी है। और जो उन्होंने बोला है, ये बीजेपी के अंदर भी खलबली मचा चुका है कि अडानी जो है एक कंपनी नहीं है, अडानी कोई एक सेठ नहीं है, वो बीजेपी का पूरे फाइनेंस सिस्टम का आधार है। अडानी गया, बीजेपी का पूरा फाइनेंस सिस्टम हिल जाएगा। तो ये जो है आज जो चिप को बेल मिली है, ये मोदी जी की व्यक्तिगत हार है, क्योंकि मोदी जी लगातार इस विषय में बोलते चले जा रहे हैं, एक से एक खराब शब्दों में बोलते चले जा रहे हैं। सबसे बड़ा अफसोस ये है जी। बोले चलो, हालांकि ये उनका एजेंडा, भारत के प्रधानमंत्री को किसी भी पार्टी के यूथ फ्रंट के ऊपर बोलने का पहली बार हम देख रहे हैं। यूथ फ्रंट पे बोल रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं आप, हैं? लेकिन उस पे भी बहुत ही निहायत ही हल्के शब्दों में बोल रहे हैं वो। तो आज जो बेल मिली है वो मोदी जी पे का सीधा, मोदी जी के लिए चोट है मोदी जी को, और यूथ कांग्रेस को उन्होंने एक नई ऊर्जा दे दी। ये कांग्रेस को थैंक्स बोलना चाहिए, लिख के बोलना चाहिए कि थैंक्स टू मोदी जी, आपने हमारे यूथ ऑर्गेनाइजेशन को एक बहुत ताकत पहुंचा दी है। उसका नाम जी राजीव जी। आप कह रहे थे कि भारत सरकार का आधिकारिक बयान आ गया है, जरा बयान आपके सामने रखता हूं। देखिए, विदेश मंत्रालय का कहना है कि भारत ईरान और खाड़ी क्षेत्र में हाल के घटनाक्रमों से बेहद चिंतित है। हम सभी पक्षों से संयम बरतने, तनाव को बढ़ने से रोकने और नागरिकों की सुरक्षा को प्राथमिकता देने का आग्रह करते हैं। तनाव कम करने और मूल मुद्दों को सुलझाने के लिए संवाद और कूटनीति का सहारा लिया जाना चाहिए। ये बात यहां, और तीसरा पॉइंट इसमें जरा स्क्रीन पर ले आइए, और यहाँ कह रहा है विदेश मंत्रालय कि क्षेत्र में स्थित हमारे मिशन भारतीय नागरिकों के संपर्क में है और उन्होंने उचित सलाह जारी कर उनसे सतर्क रहने, मिशनों के संपर्क में रहने और स्थानीय सुरक्षा दिशा निर्देशों का पालन करने का आग्रह किया है। ये मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, भारत सरकार, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और इनका ये बयान है, भारत का बयान है। ये आधिकारिक बयान इस पूरे घटनाक्रम के बाद, ईरान पर इजराइल के हमले के बाद ये बयान आया हुआ है। इस बीच अरागची का बयान, जो विदेश मंत्री हैं, ईरान के विदेश मंत्री, उनका बयान भी आया है, और उसमें सैयद अब्बास अरागची वो कह रहे हैं कि ये हमला बिना किसी उकसावे के
अवैध और पूरी तरह से नाजायज था और अंतर्राष्ट्रीय कानून के खिलाफ था और इसकी निंदा की जानी चाहिए। और यहाँ पे कि हम जो कर रहे हैं वो आत्मरक्षा का कार्य है जो पूरी तरह से कानूनी और वैध है। हम आत्मरक्षा के तहत क्षेत्र में सैन्य ठिकानों पर हमला कर रहे हैं, ये कह रहे हैं यहाँ पर अरागची जो विदेश मंत्री हैं ईरान के, सैयद अब्बास अरागची। इनका बयान है, हम अपनी रक्षा कर रहे हैं, आत्मरक्षा के तहत क्षेत्र के में सैन्य ठिकानों पर हमला कर रहे हैं, ये कहना है यहाँ पे अरागची का। तो ईरान भी स्वतंत्र है अपनी रक्षा के लिए, हर देश संप्रभु और सुरक्षा उसकी जिम्मेदारी है, अपने नागरिकों की सुरक्षा उसकी जिम्मेदारी है और उसी का पालन यहाँ ईरान कर रहा है, ईरान का कहना है। और अमेरिकी बेस पे हमला कर रहा है ईरान। जरा जल्दी से अमलेंदु जी आपके पास आता हूँ, फिर अंशु जी आपके पास। अमलेंदु जी, बहुत कुछ अभी खबरें जो हैं अपडेट हो रही हैं उधर से ईरान से भी, और रात का वक्त, दिन में हमला हुआ है और रात को ये सुनने में आ रहा है कि अमेरिका एक तरफ से, क्योंकि अभी तक अमेरिका को इजराइल को मुंह की खानी पड़ी है। अमेरिका और इजराइल ने सोचा था कि कुछ एक हम यहाँ पर मिसाइल दाग कर और खासकर वहाँ के सुप्रीम लीडर खामनेई को खत्म कर देंगे और उसके बाद बल्ले बल्ले, लेकिन यहाँ वो संभव नहीं होता हुआ नजर आ रहा है। तो यहाँ कहा जा रहा है, और पलटवार भी ईरान ने कर दिया एक साथ कई जगहों पे, और कह रहा है, धमका भी रहा है ईरान कि ये तो कबाड़ हमने निकाला है, अपने डिफेंस सिस्टम को एक्टिव कर दिया ईरान ने। और अभी अभी कुछ दिनों पहले, जो इससे पहले जो सीज फायर हुआ था दोनों देशों के बीच, उसके बाद S-400 लेटेस्ट मॉडल वो इसने, रशिया ने उसको मुहैया कराई है। चाइना तो है ही साथ में। इसको ज़रा सा अब अगले राउंड में प्रशांत जी, शकील जी, अंशु जी और अमलेंदु जी, आप लोगों के ज़रिए मैं ये समझना चाहता हूँ कि विदेश में ओवरऑल क्या ये मात्र 3 देशों का ये युद्ध होगा या इसमें और लोग भी कूदेंगे? क्या ये सचमुच हम लोग तीसरे वर्ल्ड वार को देख रहे हैं जिसकी शुरुआत वहां से हो गई है? और अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच हम देख ही रहे हैं, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री पहुंचते हैं वहां अमेरिका व्हाइट हाउस और वहां से लौट के आते हैं, अफगानिस्तान पे हमला हो जाता है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान की पीठ थपथपाते हैं। तो जो कुछ चल रहा है इसमें साफ दिख रहा है अमलेंदु जी कि कुछ ना कुछ सोची समझी रणनीति के तहत हो रहा है, और इन सब का एक ही सरदार है और नाम है डोनाल्ड ट्रंप, जो नोबेल का पीस प्राइज लेना चाहता था, लेकिन इस ढंग से पीस प्राइज नहीं, आपको कोई भी प्राइज नहीं दे सकता। आप युद्ध करवाते हो और कहते हो, जाके किसी और देश में जाके घुस के वहां के राष्ट्रपति को उठा के लेके आ जाते हो, फिर कहते हो अब अगली बारी क्यूबा की है, धमकाते हो। हमारे प्रधानमंत्री तक अगर राहुल गांधी के शब्दों में कहूं तो सरेंडर हो चुके हैं, कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, कांग्रेस पार्टी जिस ढंग से कह रही है। तो ये बात तो अब आएगी, अपने देश पर भी इसका असर पड़ेगा अमलेंदु जी, इसलिए इस पर ये विचारणीय। जरा आप चारों महानुभावों से इस विषय में जरा मैं चाहता हूं कि आप लोग अपने विचार रखिए। पहले अमलेंदु जी। देखिए राजीव जी, तीसरा विश्व युद्ध भले ही ना हो, लेकिन ये छोटा तीसरा विश्व युद्ध आप इसको कह सकते हैं, सेमी विश्व युद्ध की तरफ कह सकते हैं, चूंकि सऊदी अरब ने साफ कहा है कि अगर आपने हमारे यहाँ हमला किया है, मतलब उनके बेस पे, तो हम भी पलट के हमला कर सकते हैं। तो यानी सरकारें जो है खाड़ी देशों की, वो अमेरिका के साथ राजीव जी खड़ी हुई दिखाई पड़ रही हैं। अवाम जो है उन खाड़ी देशों का, वो ईरान के साथ खड़ा दिखाई पड़ रहा है। वहां जश्न मनाया जा रहा है जब अमेरिका के बेसिस पे हमले हो रहे हैं। दूसरा राजीव जी, अभी खबर आई है कि पुतिन जो हैं रूस के राष्ट्रपति, उन्होंने अपनी सुरक्षा परिषद की बैठक बुलाई है, तो ईरान पे फोकस करके उसमें चर्चा की है। ये भी अभी तेहरान टाइम्स ने खबर दी है, और IRIB जो वहाँ का सरकारी टेलीविजन है ईरान का, उसने भी ये खबर दी है कि पुतिन ने ईरान पर फोकस करके अपनी सुरक्षा परिषद की बैठक बुलाई है, तो वो अभी चल रही है। इसका मतलब राजीव जी इस पे हो सकता है, और रूस की सरकार ने अपना विदेश विभाग है उसने अपने वक्तव्य में जारी कर कहा है कि ये एक गैर जरूरी और अंतरराष्ट्रीय कानून का उल्लंघन करने वाला हमला है, जो क्षेत्र की स्थिरता जो है उसको प्रभावित करेगा, ये साफ तौर पर कह दिया है।
रूस के जो उपराष्ट्रपति हैं मेदवेदेव, उन्होंने दिन में ही इस हमला होने के मुश्किल से 1 घंटे बाद ही कहा था कि पीस मेकर जो है उसने अपनी असलियत बता दी है। यानी जो ट्रंप खुद को पीस मेकर कह रहे थे, उन्होंने कहा कि ये उसने अपनी असली हैसियत बता दी है। इससे पहले राजीव जी आपको याद होगा कि रूस के जहाजी बेड़े जो थे वो ईरान पहुंचे थे, और जो हॉर्मुज़ की बात चल रही है जल जमरूमती की, वहां ईरान की नौसेना के साथ रूस की नौसेना ने सैनिक अभ्यास किया है। तो यानी राजीव जी वहां परिस्थितियां अब ये तीसरे विश्व युद्ध की तरफ बढ़ती हुई दिखाई पड़ती हैं, भले ही तीसरा विश्व युद्ध हो या ना हो। अगर अमेरिका अब इसका कोई पलटवार करता है, जैसे कि आशंकाएं जताई जा रही कि रात में शायद हो सकता है इसका पलटवार, लेकिन पलटवार इधर से भी होगा तो हो सकता है कि फिर इसमें रूस और चीन भी कूदें। क्योंकि चीन का एक सरकारी ट्विटर हैंडल है, उसने कल ही कहा था कि अगर अमेरिका ने ईरान पर हमला किया तो हम रेयर अर्थ मेटल की सप्लाई अमेरिका को तुरंत रोक देंगे। यानी ये संकेत दे दिया कि चीन भी जो है वो इसमें अंदर युद्ध में मतलब सहायता ईरान की करता है। अगर राजीव जी परिस्थितियां बनती हैं तो फिर ये तीसरे विश्व युद्ध की तरफ बढ़ सकता है। तो ट्रंप जो है दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध की तरफ लेकर जा सकते हैं। हमारे प्रधानमंत्री कि माइल की सप्लाई रुकेगी, रूस से सप्लाई रुकी हुई है, तो ट्रंप कहेगा कि वेनेजुला से आएगा तो ट्रंप ही बेचेगा तेल, तो अपनी मर्जी से बेचेगा। तो इसके क्या भारत की अर्थव्यवस्था पर असर होगा, इसको लेकर आना चाहिए। आज ही राजीव जी राहुल गांधी ने जो बरनाला में कहा है, और राहुल गांधी ने कहा कि तूफान आने वाला है। मैं ये बात बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि तूफान आने वाला है। हालांकि कहा उन्होंने ट्रेड डील के सिलसिले में था, लेकिन ये राजीव जी तूफान के संकेत जो हैं वो ये भी दिखाई पड़ने लगे हैं कि अमेरिका जिस तरीके से कूदा है ईरान के खिलाफ युद्ध में जाकर, उससे ये साफ संकेत मिलते हैं कि तूफान तो राजीव जी वैश्विक राजनीति में भी कोई ना कोई निश्चित तौर पर आने वाला है। ऐसे में भारत सरकार को मजबूत कदम उठाने चाहिए। विपक्ष के साथ प्रधानमंत्री, मुझे समझ में नहीं आता ये किस किस्म के प्रधानमंत्री हैं कि आप देख चुके हैं जिस समय राजीव जी ये खबर आ चुकी थी कि ईरान पर हमला हो चुका है, और आप उस समय राजस्थान में बैठकर आप जो है एचपीवी वैक्सीन का वो कर रहे हैं, और आप वहां बातें क्या क्या कर रहे हैं। यानी आप इस मतलब बिल्कुल बेफिक्र हैं कि भारत किस स्थिति में आकर फंस सकता है। समीर राजीव जी, हमारा भले ही कोई ईरान और इजराइल के साथ कोई संबंध ना हो, हम युद्ध में ना कूद रहे हो, हमारे ऊपर दोनों में से कोई हमला ना कर रहा हो, लेकिन हमारी आर्थिक परिस्थितियां या वो तो प्रभावित होंगी ना इस युद्ध से, अगर ये युद्ध होता है, लंबा खिंचता है। और चूंकि राजीव जी ये जो अमेरिका के कमांडर हैं वो ट्रंप को कह चुके थे कि ये 2 दिन या 12 दिन चलने वाला युद्ध नहीं होगा। अगर ये शुरू होता है, ये युद्ध लंबा चलेगा। और ईरान जो है वो इराक भी नहीं है और वेनेजुला भी नहीं है। यानी ईरान, अमेरिका की सेना जो है वो इस बात को अच्छे तरीके से समझती है कि ईरान की तैयारी तगड़ी है। और मार्को रूबियो जो है राजीव जी, जो वहाँ के स्टेट सेक्रेटरी अमेरिका के, वो लगातार इस बात को कह रहे हैं कि सिर्फ परमाणु कार्यक्रम नहीं, ईरान की मिसाइल कार्यक्रम जो है वो भी हमारे लिए खतरा है जी। परसों तक जो यही कह रहे थे कि ईरान को अपना मिसाइल कार्यक्रम भी खत्म करना होगा, क्योंकि उसका मिसाइल कार्यक्रम हमारे जो सैन्य अड्डे हैं उनके लिए और हमारे जो मित्र देश हैं उनके लिए खतरा है। यानी समझ रहा है अमेरिका कि ईरान का मिसाइल कार्यक्रम उसके सैन्य अड्डों के लिए भी खतरा है। तो राजीव जी, अगर ये युद्ध आगे बढ़ता है, और चूंकि अमेरिका ने शुरुआत की है इसकी, तो युद्ध आगे बढ़ेगा ही। तो ऐसे में भारत के सामने क्या होगा ये भी देखना काफी ज्यादा जरूरी होगा। आर्थिक परिस्थितियां भी देखनी होंगी, सुरक्षा की परिस्थितियां भी हमको देखनी होंगी कि हम इस समय कहां खड़े होंगे। मुझे लगता है कि हमारी सरकार की इस संबंध में कोई तैयारी नहीं है। नरेंद्र मोदी सिर्फ जो है अंदरूनी राजनीति में दोषारोपण करने की राजनीति और जुमले बनाने की राजनीति, इसी में उलझे हुए हैं और देख नहीं पा रहे हैं कि भारत के सामने क्या परिस्थितियां बन सकती हैं। ये खतरा सीधे भले हमारे लिए नहीं हो, लेकिन एक सुरक्षा के तौर पर और आर्थिक जो हमारे संकट हैं वो बड़े हो सकते हैं, ये देखना होगा राजीव जी। जी बिल्कुल, बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। नरेंद्र मोदी को विदेश नीति और इंटरनल भारत की जो नीति है, रीति है, उन पर ख्याल, उनका ध्यान रखना पड़ेगा और रखना चाहिए भी। जो कुछ हो रहा है वो कहीं ना कहीं ये परेशानी का सबब बन सकता है आने वाले समय में, भारत के लिए भी, हम आप जैसे लोगों के लिए भी, इस देश की जनता के लिए भी। लेकिन अंशु जी, बात हम इजराइल, ईरान, अमेरिका, इन सब के बीच, भारत, इन सब की कर रहे हैं। सवाल वही है जिस सवाल के साथ और आप तमाम साथियों से ये समझना चाहता हूँ कि क्या इसको आप आगे बढ़ते हुए देखती हैं? क्या इसमें
रूस चीन की भूमिका को भी हम लोग देख रहे हैं, उसको नज़रअंदाज नहीं कर सकते। क्या इसमें हम यूरोप को भी देख रहे हैं, क्योंकि यूरोप इजराइल के और आज की तारीख में अमेरिका के भी खिलाफ है। यूरोप एप्स्टीन मामले और उसके अलावा अमेरिका ने जिस ढंग से नेटो के साथ किया है, उसके बाद से यूरोप और अमेरिका के बीच भी हालात अच्छे नहीं हैं। ऐसे में ये इसे किस ढंग से देखती हैं आप इस घटनाक्रम को? वो भी एक हालात बन रहे हैं। आप जिस तरह से बात कर रहे हैं कि क्या तीसरे विश्व युद्ध की तरफ ये हालात बढ़ सकते हैं या फिर ये युद्ध लंबा खिंच सकता है, तो युद्ध तो कुछ दिन जरूर चलेगा, क्योंकि अभी तो ये शुरुआत ही हुई है और ईरान अपनी जवाबी कार्रवाई दिखा रहा है। और आपने सही कहा कि अगर आवश्यकता पड़ती है तो ऐसे में जो है मुस्लिम कंट्रीज और अरब देशों का सहयोग तो मिलेगा ही। एक तो सही बात है कि रमजान का महीना है, तो ऐसे में एक भावनाएं हैं वो भी और एक इकट्ठा होकर काम करती हैं। और इसके अलावा जो रशिया ने जिस तरह से कह ही दिया है, और चाइना भी हम देख रहे हैं कि वो ईरान के ही साथ खड़ा होता हुआ नजर आएगा, और साथ ही जो अरब वर्ल्ड और बहुत मुस्लिम देशों का समर्थन ईरान को मिल सकता है। लेकिन हम उसके बरक्स अगर देखें कि अमेरिका और इजराइल, क्या उसको यूरोपीय देशों का उस तरह का समर्थन मिलेगा या और देश उनके साथ खड़े हुए नजर आएंगे, तो हम ये नहीं देखते हैं। इसका बहुत बड़ा कारण क्या है, आपने खुद ही बता दिया है कि नाटो और यूरोपीय देश काफी नाराज हैं, और जिस तरह से अनाप शनाप टैरिफ नीति लगाई थी ट्रंप ने, तो उसको लेकर भी बहुत से यूरोपीय देश नाराज हैं। इसके अलावा ग्रीनलैंड के मामले को लेकर, कनाडा के मामले को लेकर जिस तरह की दादागिरी दिखाते आए हैं ट्रंप, उसको लेकर की एक नाराजगी है। और इतना नहीं, अपनी घरेलू राजनीति में भी बहुत थू-थू ट्रंप की हो चुकी है, क्योंकि यही जो टैरिफ नीति है उसको लेकर जो वहां के अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, या जैसे अगर कहा जाए कि कांग्रेस में भी इसको लेकर नाराजगी नजर आई, और एप्स्टीन फाइल का भी वो जहां पे पूरा मामला चल रहा है, तो घरेलू एक नीति पर भी ट्रंप पूरी तरह से घिरे हुए हैं, कमजोर हैं। मुझे लगता है कि कहीं इसकी बौखलाहट में भी वो इन कदम को उठा रहे हैं कि इन चीजों से ध्यान भटकाया जाए। लेकिन अमेरिका की डेमोक्रेसी या वहां का जो विपक्ष है या वहां की जो कांग्रेस है, वो इस कदर कमजोर नहीं है। जेडी वांस तो पहले ही मना किया था कि नहीं युद्ध में जाना चाहिए, और कांग्रेस भी कभी शायद इसको समर्थन न दे। और मुझे नहीं लगता कि नाटो और बहुत सारे यूरोपीय देश खुलकर इस वॉर को अपनी बनाएंगे, जब ऐसे समय में कि कहा जाए कि एक इकोनॉमिक स्तर पर भी उथल मुथल मची हुई है। बहुत से देश अभी रिसेशन के हालात से गुजर रहे हैं, बहुत अच्छे आर्थिक इकोनॉमिक हालात नहीं है, जिससे विश्व भर के जो शेयर मार्केट है, बाजार है, वो इस वक्त उथल पुथल से जूझ रहे हैं। तो ऐसे में क्या खुलकर मिलेगा किसी का समर्थन? इजराइल अमेरिका को बहुत ज्यादा लगता नहीं है कि उनके साथ ज्यादा देश होंगे, बल्कि ईरान के साथ हम देखते हैं कि ज्यादा देश खड़े नजर आएंगे। ईरान का पलड़ा भारी पड़ता हुआ नजर आएगा, और अगर ये देश ईरान के साथ आ सकते हैं तो कुछ दिन जरूर युद्ध चले। लेकिन इजराइल और अमेरिका को ये देखना होगा कि ये युद्ध क्या उनके लिए फायदे का सौदा हो रहा है या ज्यादा नुकसान का सौदा हो रहा है। क्योंकि जिस तरीके से मिडिल ईस्ट में अपना दबदबा बढ़ाने की या हथियाने की कोशिश इस वक्त ट्रंप और कहा जाए कि इजराइल और नेतन्याहू की नजर आ रही है, उस पर कब्जा करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि हित जो है वो बहुत सारे दूसरे देशों के जुड़े हुए हैं। इसमें गल्फ कंट्रीज हैं, इसमें टर्की है, इसमें बाकी अरब देश हैं, ये अफगानिस्तान है, ये सब मुस्लिम देश है। क्या जब ऐसी स्थिति होगी तो ये ईरान के साथ जुड़ने के लिए इनको आना नहीं होगा? मुझे लगता है कि धीरे धीरे वो आएंगे, लेकिन क्या अपने हितों को नुकसान पहुंचा के? हम खुद देखते हैं कि जिस तरीके से यूके की बात कर ले या और भी हम बात कर ले यूरोपियन कंट्रीज की, साफ तौर पर वो ट्रंप की कई नीतियों से नाराज रहे हैं, और वो अपने आप को इस थर्ड वर्ल्ड वॉर के इस मुहाने में क्यों झोंकना चाहेंगे? क्योंकि एक बहुत बड़े इकोनॉमिक उथल पुथल से गुजरता है अगर इस तरीके का ये एक बड़ा युद्ध होता है तो। और ऐसे में हम देख रहे हैं कि अभी जो संघी साथी हैं वो ईरान के साथ ज्यादा नजर आ रहे हैं, और अमेरिका और इजराइल एक अलग थलग खड़ा हुआ नजर आ रहा है। भारत को सोचने की जरूरत है कि हमें अब किसी के भी पाले में उस तरह खड़े होकर नहीं रहना है, हमें शांति के पाले में खड़ा रहना है, और जो एक अपनी हम विदेश नीति अभी तक इंडिपेंडेंट रखते आए हैं उसको रखना है, और हम इजराइल और अमेरिका के पाले में उस तरीके से खड़े हुए नजर ना आए कि जबकि चौतरफा इसको लेकर इजराइल की और अमेरिका की, ट्रंप की भर्त्सना हो रही है।
खुद अमेरिका के भी जो नागरिक है वो नहीं चाहेंगे कि वो इस तरह के युद्ध में उनको झोंका जाए, जो उनके लिए ईरान अगला वियतनाम बन जाए या इस तरीके से उनके लिए इतनी परेशानी का सबब बन जाए। अमेरिकी जो नागरिक है नहीं चाहेंगे कि उनकी सैनिकों की इस तरह से हत्या हो। और हमने देखा है कि जिस तरह से लगातार युद्ध चल रहे हैं और जबरदस्ती यूक्रेन को भी युद्ध में झोंका गया, तो उसके पीछे बहुत एक तरह से ट्रंप और प्रशासन और अमेरिका का बहुत ज्यादा वो झुकाव रहा। 74,000 से ज्यादा शायद सैनिक या कितने लाखों की संख्या में सिविलियंस भी मारे गए हैं। और आज वहां पे बात हो रही है कि यूक्रेन कह रहा है कि हमको $800 बिलियन की जरूरत होगी दोबारा यूक्रेन को खड़ा करने के लिए। वो पैसा कहां से आएगा, कौन देगा? क्या नाटो देश, क्या यूरोपीय देश इस बोझ को लेंगे? और इस तरह की कोई परिस्थिति बनती है युद्ध में झोंके जाने की या उसको लेने की, तो क्यों ये देश तैयार होंगे जिसमें केवल इजराइल का ही फायदा नजर आ रहा है? अंशु जी, वो यूक्रेन के जो राष्ट्रपति साहब हैं, जो टिकटॉक से राष्ट्रपति बने थे, वो राष्ट्रपति साहब को सत्ता चाहिए, क्योंकि चुनाव, जब तक युद्ध है चुनाव नहीं करवा सकते, तो युद्ध घोषित करके रखो और सत्ता पर काबिज रहो। इजराइल के जो प्रधानमंत्री साहब हैं, अगर युद्ध रुक जाए और शांति स्थापित हो तो वो जेल में रहेंगे, 12 साल की सज़ा होगी। तो ये सब कुछ है और सत्ता तो जाएगी ही। तो इन सबको वही चाहिए, इनको सत्ता चाहिए किसी न किसी ढंग से, किसी रूप में। इनको अपने घर, अपने देश में अशांति फैलाकर, अपने नागरिकों को मरवाकर सत्ता की कुर्सी की मलाई खानी है। चलिए कोई बात नहीं, लेकिन बढ़ते हैं थोड़ा आगे। पॉडकास्ट, जी हाँ, अभिषेक मनु सिंघवी के साथ हम पॉडकास्ट करते हैं हर फोर्टनाइटली, और आज बात हुई है उनसे, चूँकि इजराइल ईरान ये मामला, विदेश के मामले को भी बहुत नज़दीक से वो देखते हैं, समझते हैं, और इस पर क्या कुछ कहा है। केजरीवाल के मामले में, केजरीवाल का केस आप जानते हैं, ये अभिषेक मनु सिंघवी ही लड़ रहे थे, तो उनसे बेहतर और कौन बताएगा। IYC का केस भी उन्हीं के मातहत, और NCERT में ने जो 8वीं की किताब में करप्शन इन जुडिशरी लिखा है, उस केस में भी अभिषेक मनु सिंघवी और कपिल सिब्बल। तो इन तमाम चीज़ों में, और उसके साथ साथ भारत की विदेश नीति और नरेंद्र मोदी की नीतियां क्या कहती हैं, हु इज़ कॉम्प्रोमाइज्ड, और इंडियन यूथ कांग्रेस के छात्रों का केस और उसमें जो कुछ हुआ, उन सब को बहुत विस्तार से उन्होंने बताया। एक छोटी सी वानगी, और ठीक इसके बाद, इस कार्यक्रम के बाद आप उस पॉडकास्ट को देखेंगे, लेकिन अभी आप एक छोटी सी झलक देख लीजिए। हो क्या रहा है कि आजकल विश्व में 3-4 हॉटस्पॉट्स बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। 1 से 2, 2 से 3, 4 और अब 5-6 हो रहे हैं। लोग, विश्लेषक ये भी लिख रहे हैं कि इससे भय हो रहा है कि एक छोटे रूप में तीसरा विश्व युद्ध शुरू न हो जाए। मिडिल ईस्ट का पूरा ये है, दक्षिण अमेरिका में ट्रंप साहब ने बहुत ज्यादा एक टेंशन बना रखा है। आपने उनका कल का बयान पढ़ा कि नहीं, कि आप अमेरिका के साथ बहुत चीजों में ऐसा डांस कर रहे हैं, आप इजराइल के साथ बहुत चीजों में ऐसा डांस कर रहे हैं, जो आपकी दूरियां इस पूरे क्षेत्र के अधिकतर देशों से बहुत 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 बढ़ा रहा है। हमने जो नेहरूवियन पॉलिसी उसको नहीं कही, अगर आपको नेहरू के नाम से बहुत इतनी चिढ़ है तो, लेकिन कम से कम जो हमने एक समतल दृष्टि बना रखी थी। देखिए, कैसे मैं प्रदर्शन करता हूं, कैसे विरोध प्रकट करता हूं, उसमें आपकी 2 राय हो सकती है। आप समझ सकते हैं कि मैं ऐसे करूं, और मैं समझ सकता हूं मैं ऐसे करूं। जो पुराने हमारे IPC के भी वही प्रावधान है, उनमें से एक भी लागू नहीं होता है। उसमें सब में है इंटेंट टू असॉल्ट अ पब्लिक सर्वेंट, इंटेंट टू कमिट वायलेंस, इंटेंट टू डिस्ट्रॉय पब्लिक प्रॉपर्टी। ये कहां से आपको मंतव्य लग रहा है, उद्देश्य लग रहा है? मैं आपके घर के अंदर थोड़ी घुस सकता हूं बिना, अगर मैं शांतिपूर्वक भी घुस जाऊं तो भी ट्रेसपास होता है जी। लेकिन ये कहना कि भारत मंडपम आपका घर है, ये गलत है। भारत मंडपम एक सार्वजनिक जगह है। अब मैं विरोध करने को ये नहीं मानता कि अपने घर में विरोध करूंगा मैं। तो सुनिएगा, इसके बाद, इस कार्यक्रम के तुरंत बाद बहुत कुछ इन्होंने बताया है, बहुत विस्तार से बताया है, और कानूनी पहलुओं को भी, और उसके अलावा पॉलिटिकल भी। ज़रा जल्दी से प्रशांत जी आपके पास आना चाहता हूं। प्रशांत जी, कैसे देखा जाए, क्या सचमुच एक बहुत ही कहें तो गलत दिशा में दुनिया को ले जाने की कोशिश हो रही है,
जो चल रहा है इसमें अलग अलग, अभी मैं देख रहा था आप लोगों के विचार सुन रहा हूं और कुछ अलग अलग वेबसाइट्स को खंगालने की कोशिश कर रहा हूं, सोशल मीडिया को देख रहा हूं, तो दिखता है। और मुझे बताऊं प्रशांत जी, एक भय का वातावरण दिखाई दे रहा है और एक वो जो राहुल गांधी के शब्दों में कि तूफान से पहले की जो खामोशी है वो खामोशी दिखाई दे रही है। ये भले मिसाइल दाग रहे हैं, कुछ और हो रहा है, लेकिन फिर भी ये खामोशी है, तूफान अभी आना बाकी है। प्रशांत जी देखिए, ये जो युद्ध अब दुनिया के ऊपर थोप दिया गया है नेतन्याहू के द्वारा, वो बहुत अलग दिशा में जाने वाला है। अब केवल इस पर निर्भर करता है कि क्या ईरान ने अपने अंदर के भीतरघात को मैनेज कर लिया है। अगर वो मैनेज कर लिया है तो ये युद्ध बिल्कुल अलग दिशा में जाएगा। 2-3 बुलेट पॉइंट्स में बात करता हूं। पहले तो ये पिछले 3 दशक में आप देखिए कि पहला युद्ध है अमेरिका का जिसमें नेटो साथ में नहीं है। अफगानिस्तान में भी नेटो साथ में था जी, लीबिया में भी नेटो साथ में था, इराक में भी नेटो साथ में था। ये पहला युद्ध है कि नेटो साथ में नहीं, नेटो में दरार आ चुकी है और ट्रंप की वजह से आ चुकी है, ग्रीनलैंड की वजह से। नेटो किस मुंह से जाएगा ट्रंप के साथ? कल को ट्रंप ग्रीनलैंड मांगेंगे, कब्जा करेंगे। तो एक तो ये मामला है कि बिना नेटो के वो जा रहे हैं, यानी ट्रंप के पास अभी एक यूरोप का या ग्लोबल मैंडेट नहीं है। दूसरी चीज कि ईरान वेनेजुएला नहीं है। ये नहीं होगा कि कल सुबह 8 बजे ट्रंप जो है वो वहाँ के लीडर को उठा के ले जाएंगे और वहाँ के तेल के ठिकानों पे कब्जा कर लेंगे, तेल बेचना शुरू कर देंगे। ये नहीं हो सकता। ईरान वेनेजुएला नहीं है। दूसरी बात कि झगड़ा या परेशानी नेतन्याहू की है, और वो क्यों है कि पिछली बार जब ईरान ने तमाम विश्लेषकों को और रक्षा स्ट्रेटेजिस्ट को गलत बताते हुए, गलत साबित करते हुए इजराइल के बड़ा मीडिया का वो बनाया गया आयरन डोम, स्टील डोम, वो आयरन डोम को उसने एल्युमिनियम की तरह उड़ा दिया पिछली बार, पिछले हमलों में। और वहां से ईरान को अघोषित रूप से मुस्लिम कंट्रीज की लीडरशिप मिल गई। और अब आप देखिए कि ये जो अब रमजान के दौरान ये हमला हो रहा है और उसने गल्फ कंट्रीज को भी इंगेज कर लिया ईरान ने, वहां भी हमले कर दिए। अब इसका बहुत रिपरकेशंस वहां पे हमको देखने को मिलेगा। अगर इसकी मियाद बढ़ती है तो मुझको लगता है कि ये पूरा बीज बोया जा रहा है अरब स्प्रिंग 2 का। तो वहां के शासकों की जो गल्फ कंट्रीज के शासक हैं, जो अब्राहम एकॉर्ड के नाम पे इजराइल के साथ आ गए, चाहे वो यूएई हो या जॉर्डन हो या इजिप्ट हो या बहरीन हो, ये डिप्लोमेटिक रिलेशंस बना लिए उन्होंने इजराइल के साथ। उनकी इसमें बहुत आगे हिम्मत नहीं, क्योंकि उनका आवाम का दबाव अब जो है बढ़ेगा। और अगर सिविलियन हमले होते, सिविलियन लोग मारे जाते हैं, सिविलियन ठिकानों पे अगर अमेरिका और इजराइल हमले करता है, ईरान पे या बाहर भी, तब आप देखिएगा सूरत हाल बहुत डिफरेंट होगा। और ये बिल्कुल आप समझिए कि लोग सेकेंड वर्ल्ड वॉर की, थर्ड वर्ल्ड वॉर की बात कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कि सेकेंड अरब स्प्रिंग के बीज यहाँ पे बोए जा रहे हैं। और इसकी चिंता होगी गल्फ कंट्रीज के तमाम नेताओं को, जो कि बहुत डेमोक्रेटिक नहीं है वो। तो उनको सबसे ज्यादा डर अपनी जनता की बगावत से लगता है। तो ये बिल्कुल अलग दिशा में जाने वाला जो है युद्ध है। और ईरान ने अपनी क्षमता पिछली बार पे दिखा दी थी, जिसको कहते थे मदर ऑफ ऑल बम्स, उसको भी गिरा दिया।
और ऐसा क्लेम किया ट्रंप ने कि मदर ऑफ ऑल बम्स गिराकर उन्होंने ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को ध्वस्त कर दिया। लेकिन कहाँ हुआ? अमेरिका के खुद के ही तमाम अकाउंट्स बताते हैं वो ध्वस्त नहीं हुआ, वहाँ पे काम चल रहा है, अभी भी है। वो न्यूक्लियर प्रोग्राम उसका क्या है वो अलग बात है, वेपनाइजेशन का प्रोग्राम है कि नहीं वो अलग बात है। लेकिन जैसा ट्रंप का दावा था कि उसने ईरान को बिल्कुल ध्वस्त कर दिया, वो तो नहीं हुआ। वो तो 48 आवर्स के अंदर सैटेलाइट की तस्वीरें आ गई थी और बता दिया गया था कि उसमें कुछ ज़्यादा कुछ हुआ नहीं। तो ये एक बिल्कुल अलग दिशा में जाने वाला युद्ध होगा, जिसमें कि जनता का एक दबाव बढ़ेगा अगर लंबा खिंचता है तो। जी बिल्कुल बिल्कुल। एक छोटा कमेंट शकील जी, समय खत्म हो गया है लेकिन छोटा कमेंट है, क्या आपको लगता है ये लंबा खींचेगा ये युद्ध? देखिए, रूस और चीन कब तक खामोश बैठेंगे और क्यों खामोश बैठेंगे? उन्हें चुप क्यों रहना चाहिए? अमेरिका ने इराक को मार दिया, इराक खत्म हो गया, ईरान को भी मार देंगे। अमेरिका सिर्फ मुस्लिम कंट्रीज में से पाकिस्तान को बचाएगा। पाकिस्तान के अलावा बाकी जितने भी मुस्लिम कंट्री हैं उन सबको अमेरिका अपना पिछलग्गू बनाने की कोशिश कर रहा है और वो बन रहे हैं। क्या रूस और चीन ये बर्दाश्त कर लेंगे? ये युद्ध बढ़ेगा, रूस और चीन को बोलना पड़ेगा और मोदी जी के लिए एक बहुत बड़ी समस्या आने वाली है, क्योंकि ये युद्ध पाकिस्तान को मजबूत करने वाला है। पाकिस्तान चुप रहे, इसके लिए अमेरिका उसको कुछ भी देने को तैयार हो जाएगा। और ये बात हमने फिर पहले भी कहा, सारा विदेश विभाग जानता है, सारे रक्षा विशेषज्ञ जानते हैं, लेकिन या तो मोदी जी से कह नहीं पाते या मोदी जी उनकी बात सुनते नहीं। और बीजेपी में भी ऐसे लोग हैं, वो भी इस बात को जानते हैं। भाई, भारत को अपने हित देखना है इस वक्त कि हमारा हित क्या है, और वो मोदी जी बिल्कुल नहीं देख रहे हैं। और जैसा कि राहुल गांधी कह रहे हैं, नेता प्रतिपक्ष क्यों नहीं देख रहे हैं? आज उनके बरनाला में शब्द थे कि मोदी जी बोल नहीं सकते, मोदी जी बोल नहीं सकते। देश के लिए दुर्भाग्य की स्थिति है कि भारत का प्रधानमंत्री बोल नहीं सकता ट्रंप के सामने। मोदी जी को बोलना पड़ेगा। और राहुल ने ये कहा, इतनी अच्छी बात कही राहुल ने, तो राहुल के खिलाफ खड़े रहते हैं हमेशा। उसने कहा कि मोदी जी नहीं चाहते थे इस समझौते को। मोदी जी की तारीफ है ये, नहीं चाहते थे, 4 महीने रोके रखा। मैंने पूछा, मेरे अधिकारी हैं वहां पे, जानने वाले हैं, मैंने कहा कृषि के मामले में समझौता नहीं कर रहे तुम? उन्होंने कहा नहीं हम बिल्कुल नहीं करेंगे, भारत बर्बाद हो जाएगा। लेकिन उसने गला दबा रखा है मोदी जी का, एप्स्टीन फाइल से, अडानी की फाइल से। मोदी जी कुछ नहीं कर सकते। और राहुल कर रहा है चैलेंज, कह रहा बोलो मोदी जी बोलो, मैं आपके साथ खड़ा हूं, पूरा देश आपके साथ खड़ा है, हिम्मत करो। और मोदी जी को हिम्मत करना पड़ेगी। भारत के लिए बहुत बड़ी समस्या है ये, एप्स्टीन फाइल है, अडानी है, लेकिन उसके बाद भारत को अंतर्राष्ट्रीय रूप में ये बहुत बड़ी मुश्किल पैदा होने वाली है, क्योंकि पाकिस्तान का मजबूत होना भारत के लिए सबसे बड़ी समस्या बनेगा। जी राजीव जी। जी बिल्कुल बिल्कुल। भारत के लिए समस्या चारों तरफ से है। बांग्लादेश के साथ भी स्थिति अच्छी नहीं, हालात जैसे पहले थे वैसे नहीं। पाकिस्तान के साथ तो शुरुआत से ही, चीन के साथ शुरुआत से ही चारों तरफ से भारत घिरा हुआ है। और इन सब के बीच ईरान के साथ भी आपने संबंध अच्छे नहीं रखे। भारत की जो नीति थी उससे आप अलग चले गए हैं। आप अमेरिका की तरफ, इजराइल की तरफ ज़्यादा देखने लगे हैं। ऐसे में रूस क्या आपका साथ देगा? एक वही है जो हमेशा साथ देता रहा। ये सोचने की बात है। चलिए चर्चा करेंगे आगे भी, और ये बहुत गंभीर विषय जिस पर हम